हेलो स्टूडेंट्स। और कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है? और उम्मीद करता हूँ कि जो हम लोग करीब एक हफ्ते की क्लास होने जा रही है, और आज से बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी, लगातार मैसेजेस आ रहे थे मेरे और राजीव सर दोनों के पास आ रहे थे कि इंग्लिश का सेशन शुरू किया जाए। तो हालांकि अब तो खैर फैकल्टी मेंबर तो नो डाउट कोई शक करने वाली बात नहीं है। अभी 3 सब्जेक्ट मेजर जो चल रहे थे उसमें आप देख रहे होगे, मैथ्स का टॉपिक चल रहा था, हिंदी का टॉपिक चल रहा था, उसके बाद जीके के अंदर जो 3 पार्ट होते हैं, तो जीके के अंदर जो पहला पार्ट एमपी जीके का है वो चल रहा था अभी। इसके बाद एक जो नॉर्मल जीके होता है, मतलब जिसको आप जनरल नॉलेज बोलते हो, जीएस नहीं बोलेंगे यहाँ पर, याद रखना है ना। और तीसरा पार्ट होगा, उसमें करंट का पार्ट रहता है। करंट का बहुत छोटा सा पार्ट है, तो मतलब 3-4 घंटे की क्लासेस में वो हम लोग करा लेंगे। उसमें मेजर जो पार्ट है करंट के पार्ट में, वो मेनली पर्सनालिटीज़ होती हैं, और स्पोर्ट्स का पार्ट एमपी ज़्यादा फोकस इन पे रहता है ना। तो वो भी करवा लिया जाएगा। तो आज क्या डिमांड के तौर पे जो हमारे 3 रनिंग सब्जेक्ट थे, तो मतलब वो सोमवार से लेके शनिवार तक एज इट इज चलेंगे। लेकिन जब डिमांड आई तो फिर हमने इंग्लिश के लिए इंट्रोड्यूस किया है आपके लिए, क्योंकि इंग्लिश के बहुत सारे मैसेजेस थे, और कई बच्चों ने तो हमें ये भी मैसेज किया कि सर हमने तो केवल इंग्लिश के लिए एक कोर्स लिया था। तो चलिए आज हम इंग्लिश के तौर पे शुरू करने जा रहे हैं। तो थोड़ा मैं हालचाल भी पूछने आ गया, अगर किसी को ऐसा लगता है कि और क्या क्या किया जा सकता है इस प्रोग्राम में, क्योंकि आप जानते हो कि बीएस एजुकेशन के थ्रू मैं विक्रम सिंह आप लोगों को, पहला हम लोगों का है छात्रहित। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जो मिसिंग कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि अब इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं कि आप लोग समझ सकते हैं मेरी व्यस्तता भी इतनी ज़्यादा है कि करीब 8-9 प्रोग्राम एक साथ एंगेजमेंट में चल रहे हैं, तो मैं भी पूरे तरीके से फोकस हूँ आप पे, लेकिन कई बार चीज़ें होती मिसिंग हो जाती हैं। तो आप अगर हमें बताते भी जाओगे कि सर ये टॉपिक हमें कम लग रहा है या ये छूट रहा है, अगर आपके, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो एमपीपीएससी वाले एस्पिरेंट ही हैं जो पटवारी की साइड में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वही उन्हीं के बीच मेरा लंबा जुड़ाव है। तो आप बताते चलना। खैर आप मेरे हर प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। तो आज फिर मैं शुरू करता हूँ। कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे नंबर पे छोड़ सकते हैं। बाकी तो राजीव सर कोर्स डायरेक्टर हैं, तो वही लीड कर रहे हैं। और आज जो इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं वो मान के चलिए आपके सामने आकाश आएंगे, और उन्होंने लगभग पिछले 5 से 6 साल से पढ़ा रहे हैं भोपाल में। और हर टाइप के एग्जाम उनने इंग्लिश में पढ़ाए हैं, चाहे वो सीडीएस हो, उसके अलावा एसएससी हो, चाहे व्यापम एग्जाम्स हो। लेकिन अपन लोगों ने जो उन लोगों को, मतलब सर को जो सिलेबस दिया है, वो हमने केवल और केवल व्यापम ओरिएंटेड आपके लिए दिया है, क्योंकि एसएससी और सीडीएस का लेवल काफ़ी अच्छा होता है इंग्लिश में। तो अनुभवी सर हैं, आपको करेंगे, पूरे लेक्चर लेंगे, और उसके बाद हमने इसमें क्या क्वेश्चन सेशन भी रखा कि जो वो करते जाएंगे, तो जैसे कोई टॉपिक आता है तो उसके बाद वो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे भी आपको करवाते जाएंगे। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, और अब सर ही शुरू करते हैं। बाकी राजीव सर अगर 2 मिनट एडजस्ट करना चाहें तो आप कोई और नई स्कीम, मतलब जैसे कई लोग मैनेजमेंट की डिमांड कर रहे हैं, और चूंकि मैनेजमेंट राजीव सर के ही हवाले है, तो मैं चाहता हूं कि राजीव सर बता दें कि वो कब से शुरू करें, क्योंकि इंग्लिश और मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा डिमांड है, आप ये मान के चलिए, है ना। तो अब राजीव सर को 2 मिनट करें, फिर वो सर लेंगे, क्योंकि वो आज लंबा सेशन चलना है, तो हम लोग ये सोच रहे हैं 2 पार्ट में अपन लोग कर लेंगे सेशन। पहला 1.5 घंटे का एक लेक्चर हो जाएगा, फिर हम 5-10 मिनट का ब्रेक देंगे, और फिर 1.5 घंटे का। अब क्या है, चूंकि इंग्लिश की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो हमने सोचा आज पहले दिन ही आपको एक लंबी क्लास दे दी जाए। तो अभी आज पहली क्लास है, तो आज बेसिक्स होगा, पूरा इंट्रोडक्शन होगा कि व्यापम में क्या आता क्या नहीं आता। बाकी आकाश सर आपको पूरा डिटेल बता देंगे, हम लोग सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। बस 2 मिनट राजीव सर, फिर क्लास करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। लीजिए राजीव सर। थैंक यू विक्रम जी। आ, आप लोगों से पहली क्लास में इंट्रोडक्शन मेरा हुआ था, उसके बाद में लगातार क्लासेस चल पा रही थी, उसके बाद में इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया या कोई चीज़ें नहीं। सबसे पहली चीज़ें ये करना है कि हम लोगों ने प्रॉपर एक आपका रिड्रेसल मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है। आपकी कोई भी शिकायत, कोई भी चीज़ें, कोई भी इशू आता, हर एक इशू को इंटरटेन किया जाएगा। हाँ, हो सकता है 5 मिनट लेट हो जाए क्योंकि इंगेज रहते हैं, फोन रिप्लाई करने में देर हो जाए, लेकिन मैं जिस प्रोग्राम के लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल हूँ वर्डविनर एकेडमी की तरफ से, उसके लिए आप एश्योर्ड रहिए कि आपको निराश नहीं होने देंगे। और एक एक टॉपिक कवर किया और जाएगा। फुली फुली मैं कमिटेड हूँ अपने कोर्स को पूरा करने के लिए। हर एक चीज टॉपिक वाइज हम लोग, जितना आपने उम्मीद करके इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, उससे मोर देन 100% आपकी डिलीवरी होगी, इस बात को एश्योर्ड करता हूं मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगर कोई ऐसी हम लोगों की इमरजेंसी क्रिएट होती है, आप लोगों को पता ही है कि कई मानवीय ऐसी इमरजेंसीज हो जाती हैं जिसका
हम लोग तुरंत सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, पर कई बार हम लोग एक अदृश्य तरीके से काम कर रहे हैं, आप हमारे सामने नहीं हो, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि 5 मिनट की डिलीवरी में लेट होता है तो हमको एक घबराहट सी होती है। तो आप जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उसमें कोई घबराहट की ज़रूरत नहीं है, आप एक ट्रस्टेड और ब्रांडेड चीज़ों से जुड़े हुए हैं, और उस चीज़ को डिलीवर करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और व्यावसायिक जिम्मेदारी है, और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दूसरी चीज है कि आप लोग इंटरेक्टिव बनिए, है ना, इंटरेक्टिव बनिए। आप अपनी अपनी चीजें, कई बच्चे तो अपनी चीजों को रख लेते हैं, कुछ बच्चे को अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को कुछ कमियां लगती हैं, उस चीज को आप फटाफट हम तक पहुंचाइए। जितना इंटरेक्टिव हम लोग होंगे ना, उतना बेहतर मैकेनिज्म हम लोग डेवलप कर पाएंगे। हाँ, लाइव क्लासेस का मतलब ही यही होता है कि आप धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछिए और धड़ाधड़ फीडबैक दीजिए, धड़ाधड़ हमारी अच्छाइयों को स्प्रेड कीजिए, और हमारी चीजों ये आप क्या है कि हम एक परिवार की तरह हो गए हैं। आप हमारे लिए कोई वो बच्चे नहीं है कि हम आपसे फीस वसूल लिए और हमारी जिम्मेदारी खाते, हम एक फैमिली की तरह हो चुके हैं। तो हमारे जिस तरीके से हम आपके लिए कमिटेड हैं, उसी तरीके से आप भी हमारा अपनापन महसूस कीजिए इस प्लेटफॉर्म के साथ में, एक भावनात्मक जुड़ाव के, हाँ, एक परिवार की तरह है। भले आप कहीं पे बैठे हो, भिंड में बैठे हो, मुरैना में बैठे हो, ग्वालियर में बैठे हो, झाबुआ में बैठे हो, शिवराजपुर अलीराजपुर में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, पर हम लोग एक परिवार हैं, और उस परिवार में हम दोनों की तरफ से उतना ही जुड़ाव होना चाहिए, उतना ही प्यार होना चाहिए, उतना ही हम लोग जिस तरीके से आप पे प्यार लुटा रहे हैं, जिस तरीके से आपको आपके लिए दिन रात एक करके विक्रम सर रात रात भर जग करके आपके आपके ऐप की फंक्शनिंग के लिए, स्मूथनेस बनाए रखने के लिए रात रात भर काम किया है। तो क्यों किया है? इसलिए नहीं किया है कि हमारा आपसे व्यावसायिक रिश्ता है, हमारा आपसे एक भावनात्मक रिश्ता है, और हम उस लिस्ट में आपको देखना चाहते हैं, उस पटवारी की उस टॉप लिस्ट में आपको देखना चाहते हैं। वो हमारे लिए, हम तभी अपनी मेहनत को सार्थक समझेंगे कि हमारा पूर्ण हुआ काम, तभी पूर्ण होगा जब आप हमको उस लिस्ट में आएंगे, और इस लिस्ट में जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी हर्डल्स आते हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, वो आप फटाफट हमको भेजिए। हमने दो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, हमने आपको कॉल के नंबर दिए, कई बार नहीं होता है तो हमारे 2 नंबर और हैं, वो भी दोनों नंबर, आपका एक नंबर और भी है जो विक्रम सर से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर और भी हुए जो कॉल के लिए, वो भी व्हाट्सएप नंबर हैं, उस पर भी आप अपने चीजों को करिए। यहाँ पे आप इंटरेक्टिव बनिए क्लासेस में, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग मत देखिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव फॉर्मेट में देखिए, ज्यादा से ज्यादा अपने टाइम को मैनेज करके आइए। ज्यादा टाइम नहीं लेते रहे हैं, बस इतनी सी बातें करनी थी। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात करनी है मैनेजमेंट को लेकर के। मैनेजमेंट को लेकर के ये है कि हम जल्दी से जल्दी 3 विषय हमने शुरू कर दिए हैं, थोड़ी सी एक इसके टॉपिक मेच्योर फेज में पहुंच जाए, फिर उसके बाद में हम चौथा विषय और इम्पॉर्टेंटली मैनेजमेंट को लेकर के आएंगे, और 5वां इंग्लिश का। तो ये पांच पांच आपके फ्रंट खुल चुके हैं, 3 फ्रंट आपने देख लिया है, चौथा इंग्लिश का फ्रंट खुल रहा है, और उसके बाद में हम लोग जैसे ही आप थोड़ी सी सेटल होंगी चीजें, वैसे ही मैनेजमेंट को लेकर के आ जाएंगे। तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत है, मैनेजमेंट बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल सा आईक्यू लगाना है, कुछ याद नहीं करना है, बाकी में तो प्रिपरेशन करना है। मैनेजमेंट की तो क्लास से ही सारी चीजें हो जानी है, कुछ भी नहीं है मैनेजमेंट में, कोई बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। मैनेजमेंट का मतलब ही अब हुआ हुआ कुछ नहीं है, आप जो सीख रहे हो, देख रहे हो, कुल मिलाकर के 100 फैक्ट्स हैं। 100 फैक्ट्स अगर आपने तैयार कर लिए तो आपका हो जाएगा, बाकी बस समझदारी का है खेल मैनेजमेंट में, और वो समझदारी हम लोग इंटरेक्टिव क्लास में ही सीख जाएंगे। तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाने वाली हैं, और मैनेजमेंट को हम 2 चीजों से करने वाले हैं। पहला तो आपकी क्लास का जो कंटेंट है उससे करेंगे, और दूसरा वहीं पे हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करा लेंगे, और क्वेश्चन आंसर सेशन से ही आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो मैनेजमेंट को बिल्कुल हुआ मत समझो, बिल्कुल बहुत आसान है, बिल्कुल याद करने वाला चीज नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और अपना थोड़ा आईक्यू इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग मैनेजमेंट को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। बस नया विषय इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए सब सिलेबस को लेकर के घबराहट है, कुछ चीजों को लेकर घबराहट है। ज्यादा से ज्यादा 200-500 फैक्ट्स हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और कुछ भी नहीं है मैनेजमेंट। बाकी चीजें आप प्रिपेयर कीजिए, मैनेजमेंट के लिए निश्चिंत रहिए। अब बाकी आकाश अपनी चीजों को डिलीवर करेंगे, अपनी क्लास को, है ना। हाँ, क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक।
कुछ विक्रम जी कुछ बात करें? हाँ, यहाँ पर कुछ क्या है कि मैनेजमेंट रिलेटेड थी क्वेरी, तो मैं बता देता हूँ कि सर सिलेबस थोड़ा डिटेल में देखिए। क्या है सोनू, दिक्कत क्या है इसमें कि अभी हम लोगों का जो टाइम पीरियड है वो 250 से 300 घंटे का है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि पहले पूरा एक सिलेबस आपको टच करा दें प्रैक्टिस फॉर्म में। जल्द ही आज तक डेमो क्लासेस थी, इसलिए हम लोगों ने पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध नहीं कराए हैं, क्योंकि डेमो में आप जानते हो कई लोग आते जाते रहते हैं, तो वो हम लोगों ने जारी नहीं की पीडीएफ। और ये पहला प्लेटफॉर्म होगा जो आपको पीडीएफ भी दे रहा है कोर्स के साथ में, बाकी अधिकांश प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं। तो वो आज की डेमो एंड हो जाता है, उसके बाद फिर हमारा कंफर्म हो जाएंगे कितने लोग जुड़ रहे हैं हमसे। तो उसके बाद में फिर हम पीडीएफ कंटेंट आपको हर सब्जेक्ट का मिलेगा, कंप्लीट है। वो बाइलिंगुअल फॉर्म में देंगे, हिंदी में अलग देंगे, इंग्लिश में अलग देंगे, है। हाँ, धीरज बघेल जरूर बोल रहे हैं टीचर बहुत अच्छे हैं, कोई डाउट की बात नहीं है। बहुत धन्यवाद धीरज कि आपने हमारे फैकल्टीज को अप्रिसिएट किया। हालांकि इसके पहले कोई भी आप प्रोग्राम देखोगे, हम लोग ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या पता क्या है कि जो ऑफलाइन कोचिंग हैं कोई भी, वो अगर कुछ गलत भी पढ़ा देती हैं वो हट जाएंगी। लेकिन मेरे साथ क्या समस्या है कि आप एक चीज जानते हो कि मेरे पास लाखों की भीड़ है, करीब 2 बड़े प्लेटफॉर्म है टेली, और हर कोई ओपन प्लेटफॉर्म है। हम लोग कहीं कोई भी चीज जो कर दे छुपा के नहीं कर सकते। वो आप लोगों का ट्रस्ट है कि आप आते हो प्रोग्राम से, तो ये हमारी जिम्मेदारी भी रहती है, क्योंकि हमारे ओपन प्लेटफॉर्म है। जो कुछ गलत करेंगे, देखिए आज की डेट में ओपन प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा चैलेंज है कि कोई किसी के साथ गलत कर नहीं सकता। तो वो एक अलग इशू है। लेकिन हम लोगों का जो पिछले 5-6 साल से ट्रस्ट रहा है, एमपीपीएससी के हर स्तर के प्रोग्राम हमने किए और बहुत सक्सेसफुली एंड किए हैं, और बड़े बड़े प्रोग्राम किए। और व्यापम का प्रोग्राम था, हमारे बच्चों ने डिमांड की, तो हमने सोचा कि इसको भी शुरू किया जाए। और हम इस पे, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम इस पे सफल जा रहे हैं। थोड़ा सा इशू क्या आता है ऑनलाइन क्लासेस में, कई बार इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाती है, एक बेसिक समझ सकते हो, कई बार लाइट चली जाती है। तो अब इस पे कोशिश तो करते हैं, तो कई बार 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं टीचर आने में, कि कई बार जैसे इंटरनेट डाउन हुआ या हुआ। तो हालांकि क्लासेस का पहले हमारे प्लेटफॉर्म वीएस एजुकेशन पे पहला ऑनलाइन क्लासेस है, बाकी ऑफलाइन कोर्सेज तो हमने बहुत सारे किए थे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बाकी सर को टाइम देते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। अर्चना, सभी लोग कह रहे हैं, बहुत सबको गुड मॉर्निंग। रोशनी, तो चलिए सर को टाइम देते हैं। हाँ सोनू, सिलेबस को डिटेल में अभी हम लोग एक पूरा एंड करेंगे, फिर अगर हमारे पास डिमांड आती है, तो जैसे हमने एमपीजीएस के एक अलग कोर्स लॉन्च किया डिटेल वाला, तो फिर हम होगा, तो अगर आपकी डिमांड रहती है सब्जेक्ट्स को लेके, और अगर हमारे पास 30 बच्चे भी हमसे बोल देते हैं, क्योंकि डिटेल मैनर में पढ़ने के लिए आपको मान के चलिए, देखिए साल भर भी कम है। अगर पटवारी का सिलेबस अगर आप उठा के देख लोगे कायदे से, तो 1 साल भी कम है उसकी स्टडी के लिए। लेकिन अपना टारगेट ये है ना कि हर पार्ट टच करना है, क्योंकि हर पार्ट में 25 नंबर हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हमने 2 पार्ट इतने लंबे करवा दिए। अधिकांश ऑफलाइन कोचिंग में यही होता है कि जिनके जो पार्ट अच्छे होते हैं, पता चला मैथ ही 2 महीने चल रही है, रीजनिंग ही 2 महीने चल रही है, ऐसा नहीं है। पूरे के पूरे पहले पार्ट कवर किए जाएंगे। और डाउट आते हैं तो बार बार पूछिए सर से कि सर हमें ये डाउट है। लाइव सेशन चलता रहता है, चैट चलती रहती है वहां पर। चलिए शुरू करते हैं, फिर मैं सर को दे रहा हूँ, आकाश सर को, फिर आकाश सर शुरू करते हैं। और कोई भी डाउट हो तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, कॉलिंग नंबर राजीव सर के नेतृत्व में है, तो आप जो भी हुआ आप बता सकते हैं हम लोगों को। चलिए आकाश आप शुरू करिए ना, चलिए सर चलते हैं। माइक का ख्याल रखिए। तो टाइम का बता दीजिए। 12 बजे तक। Good morning to all of you. Jai Hind, Jai Bharat. Welcome to VS Education and World Winner Academy. This is Akash Deep Sarathe. और मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने के लिए आया हूँ। पटवारी में जैसे कि अंग्रेजी आई है, तो लोगों की बाढ़ सी आ गई है अंग्रेजी पढ़ने के लिए। इससे पहले जो थी वो इंग्लिश पढ़ने में लोग जो हैं वो हिचकिचाते थे, लेकिन मैं आपकी जो हिचकिचाहट है वो दूर करूँगा। कारण ये है क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। दोनों ही माध्यम के बच्चों को मैं अंग्रेजी जो है वो समान तरीके से बताऊंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टॉपिक, और टॉपिक के बाद है बेसिक। बेसिक हम लोगों को जानना ज़रूरी है।
I was a defense aspirant and I was cracked the exam CDS in 2016. 2016 में मैंने CDS एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ था और उसके बाद मैंने ITBP के 2 एग्ज़ाम क्रैक किए हुए हैं। जो मैं बता देता हूँ, वैसे मैंने 2016 में जो था वो CDS एग्ज़ाम क्रैक किया था। CDS सुना होगा आप लोगों ने, जो कि UPSC के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। 2016 में किया। 2016, ठीक। उसके बाद 2 ITBP के एग्जाम हैं, एक SSC GD जो अभी चल रहा है। उस वक्त क्या हुआ करता था कि SSC GD में पहले फिजिकल हुआ करता था और अब जो है वो पहले एग्जाम होने लगा है और उसके बाद फिजिकल हो रहा है। लेकिन जब था 2015 में, जब मैंने ये 2015 में किया था, उसके बाद ITBP सुना होगा आप लोगों ने। ITBP मेरा जो है 2 बार जा चुका है। एक बार 2017 में हुआ था और एक 2016 के लगभग ही हुआ था। तो 2 बार ITBP में हो चुका है और CPO मेरा हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो, मतलब मैं क्या है, शुरू से ही डिफेंस एस्पिरेंट रहा हूँ और डिफेंस एस्पिरेंट होने के साथ साथ मैंने क्या है कि इंग्लिश को महत्व इसीलिए दिया क्योंकि इंग्लिश मेरी पहले बहुत कमज़ोर थी और इसको मैं पढ़ता रहा। जो मैं समझता रहा कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो बच्चा नहीं पूछता है, और बच्चा पूछता नहीं है। दूसरी चीज़ें, हिंदी माध्यम होने के बावजूद वो क्या शर्माता है, ये हेजिटेट होता है कि यार क्या दूसरे लोगों को आ रहा है तो हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हम पूछें कि नहीं पूछें। एक शर्म और एक हेजिटेशन होना। तो इस सब को खत्म करेंगे। आज मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन बताऊंगा सिलेबस का, कि सिलेबस का इंट्रोडक्शन होता क्या है, क्या क्या आता है। और उसके बाद दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा कि जो अपना बेसिक है उनके क्या आएंगे और एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, और एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, और आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इंग्लिश, जो कि स्पेशली पटवारी के लिए है। और चाहे पटवारी हो या व्यापम व किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम हो, उसके व्यापम के पूछने का जो तरीका है, यानी कि अब उसका ESW समथिंग नाम हो गया है, इसके पूछने का जो तरीका है वो एक ही होता है। और चाहे वो कोई भी तरीका हो, लेकिन आप देखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा एक चीज़, कि भाई कोई भी सिलेबस होता है, सिलेबस जो होता है उसमें आपने देखा होगा नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, टेंसेस आते हैं, आपके आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, और उसके बाद कंप्रेंशन, पैसेज, वोकैब, ये सब आपको देखने को मिलेगा कि इंग्लिश में ये सब चीजें लिखी रहती हैं। लेकिन क्या सेम रहता है? सिलेबस तो सेम रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर पूछने का तरीका। और पूछने का जो तरीका होता है वो होता है डिफरेंट, अलग होता है। हर एक प्रश्न, हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसके पूछने का तरीका और स्तर दोनों ही अलग है, दोनों ही अलग अलग होते हैं। आप व्यापम में देखेंगे तो उसका लेवल अलग है, SSC का आप लेवल देखेंगे वो अलग है, CDS का लेवल देखेंगे वो अलग है, NDA का लेवल अलग है। तो ये सब में क्या है, इंग्लिश जो है वो अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं जो इंग्लिश जो है वो सबसे ज्यादा मेनली जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। किसमें की गई है? 3 पार्ट्स में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश आपका जो है सबसे पहले डिवाइड किया गया, जो पहला भाग अगर आप अंग्रेजी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है, क्या है? वो है हमारा ग्रामर। आपका जो ग्रामर है, वो पोर्शन जिसमें आपके पार्ट ऑफ स्पीचेस आते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का अर्थ क्या होता है? नहीं पता? कोई दिक्कत नहीं है, बताने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच का अर्थ यहाँ पर यह है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं आपके, मतलब जितने भी टॉपिक है वो। उसके बाद दूसरी चीज जो है वो होता है हमारा वोकैब। वोकैब जो है ये 2 तरीके से याद की जाती है। क्या है कि इनके अर्थ सीधे याद नहीं हो सकते हैं, तो 2 तरीके से किए जाते हैं। देयर आर 2 वेज। एक तरीका होता है हमारा निमोनिक्स, और एक तरीका होता है हमारा क्या, रूट वर्ड्स, जो कि मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो रूट वर्ड्स के थ्रू हम लोग वोकैब देखेंगे। तीसरी चीज हम लोग ये देखेंगे, जो कॉम्प्रहेंशन पैसेज आता है, यानी रीडिंग।
कॉम्प्रहेंशन यानी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं। इसकी एक स्ट्रैटेजी होती है, मैं आपको बताऊं, अगर किसी को ट्रांसलेट करना आता हो तो ठीक, नहीं आता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये तरीके बताऊंगा, 2-3 तरीके होते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जिसको कुछ भी नहीं आता, जो बिल्कुल हिंदी माध्यम से है, उसकी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, उसके तरीके बताऊंगा, और आप आसानी से उसको कम से कम 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के कर सकते हैं। तो 3 पार्ट्स में इंग्लिश डिवाइड है, जिसको सबसे ज्यादा अहमियत देंगे वो होगा हमारा कौन सा पार्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा ग्रामर, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है पटवारी में ग्रामर को। ठीक है, आपका अगर वोकैब आता भी है तो 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का। तो आप मुझे बताइए कि अगर 25 अंक का जो है आपका पटवारी में अंग्रेजी बताई गई है, कितने अंक की बताई गई है, 25 अंक की बताई गई है। ठीक है, अब ये जो 25 अंक की आपकी क्या है, मार्क्स कितने होंगे टोटल, उसमें मार्क्स आएंगे टोटल कितने, 25, यानी 25 प्रश्न होंगे, क्वेश्चन कितने होंगे, 25 होंगे, और मार्क्स भी कितने होंगे, 25 होंगे। अब इन 25 मार्क्स में अगर सपोज कीजिए आपका वोकैब पोर्शन जो है वो कितना आता है, 2 से 3 आता है, तो क्या आप वोकैब पोर्शन इतना कोई डिफाइन नहीं होता है कि भाई पर्टिकुलर आप इसको पूरा कहीं से भी करें, क्योंकि वोकैबलरी इतनी ज़्यादा है कि आप इसे किसी भी तरीके से वाइडली इतना ज़्यादा है कि आप कहीं से भी पढ़ेंगे ना, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर वहाँ से आए। ठीक है, पर्टिकुलर वहां से नहीं आ सकती, इसीलिए आप वोकैब पोर्शन को हम करेंगे जरूर, लेकिन इतना ज्यादा उस पर क्या होंगे, डिपेंड नहीं होंगे, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा किसको फोकस करना है, सबसे ज्यादा हमें ग्रामर को फोकस करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जिस बच्चे को जो हिंदी मीडियम से है, बस वो आज पढ़कर देखो, और इंग्लिश मीडियम से है वो थोड़ा धैर्य रखो। कि दोनों को, ये दोनों बातें इसलिए कह रहा हूं कि आपको दोनों को मर्ज करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए मुझे एक क्लास की जरूरत है। आप दोनों को मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके फिर उसके बाद पढ़ाना शुरू करूंगा, लेकिन आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। क्या होता है, किसी किसी को इंग्लिश मीडियम तो होते हैं और इंग्लिश आती भी है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग ग्रामर में एरर करते हैं, मतलब गलतियां करते हैं, और ये आम है, क्योंकि हम लोग क्या होता है, स्पोकन में ना एरर्स को माइंड नहीं किया जाता। अब वो लोग सोचते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम से हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि इंग्लिश मीडियम है तो चलने दो इंग्लिश, क्यों, हमें हमारी इंग्लिश अच्छी है। लेकिन ग्रामर में ना क्या होता है कि बहुत सारे रूल्स आते हैं और उसके अनुसार चीजें लगती हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, आप थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा धैर्य रखकर पढ़ो, आपको सब समझ में आएगा। तो हमारा जो ग्रामर, जो हमारा इंग्लिश जो है वो इंग्लिश के 3 पोर्शन हो जाएंगे हमारे। पहले चीज है ग्रामर, दूसरी चीज है हमारी कौन सी, वोकैब, एंड तीसरी चीज कौन सी है हमारी, तीसरी चीज जो है हमारी वो है कंप्रेंशन, रीडिंग पैसेज। तो मैं आपको क्या बताऊंगा, इसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, इसका तरीका होगा। देखो, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रीडिंग, लेकिन आप ट्रांसलेट करना नहीं सीख सकते 2-3 महीने के अंदर, और ना ही आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई आप उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी सीख जाएं, ग्रामर सीख जाएं, ये सब बातें हैं। लेकिन आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक बात मैं बताऊं, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक आप देख लीजिए, रीडिंग कंप्रेशन की स्ट्रेटेजीज मैं बताऊंगा आपको, और वोकैब भी आपको साथ साथ में मैं करवाता जाऊंगा, रूट वर्ड्स के थ्रू करवाऊंगा और निमोनिक्स के थ्रू भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा कुछ इस तरीके से होगा, क्वेश्चन 25 होंगे पटवारी में, मार्क्स भी 25 होंगे, और वोकैब मान लीजिए 2 से 3 या 5 आएंगे, 5 तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन 2 से 3 आएंगे मैक्स टू मैक्स। ठीक है, यही हमारा क्या रहा है, वो जो है पैटर्न रहा है। अब इसे देखते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सिलेबस यानी क्या क्या इंग्लिश में पूछा जाएगा, आएगा, तो वैसे ही कॉमनली होता है, क्या होता है कि सभी जगह जो सिलेबस होता है वो एक सा ही होता है, समान ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि पूछने का तरीका अलग होता है और लेवल अलग होता है। लेकिन हमें क्या है कि हर टॉपिक का हमें बेसिक जानना ज़रूरी है। जितना भी ज़्यादा हम बेसिक जान पाएंगे उतना ज़्यादा हमें क्या होगा, मदद मिलेगी। नहीं, यहाँ पर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा। आई थिंक आप इंग्लिश के बारे में ही पूछ रहे हैं। पटवारी में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा इसमें। तो हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
अब जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको इंग्लिश जानने के लिए और इंग्लिश को समझने के लिए, वो होता है टेंस। क्योंकि टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। टेंस आप लोगों ने सुना है इससे पहले? टेंस सुना होगा। अब टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? टेंस इंपॉर्टेंट है क्यों? टेंस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेंस में आप लोग क्या है, वाक्य की संरचना यानी फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सीखते हैं, यानी वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। अच्छा, वाक्य की संरचना सीखने के बाद हम वहां पर ये चीज देखते हैं कि सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में रखा किसे जाता है, नाउन को रखते हैं या प्रोनाउन को रखते हैं या दोनों को रखते हैं। नाउन होते क्या है, क्योंकि हम लोगों को क्या है, यहाँ पर एग्जाम क्रैक करने आए, हम पीएचडी करने तो आए नहीं है कि हम लोग ये देखेंगे कि डेफिनेशंस देखने लगे। हमें डेफिनेशन देखनी है, हम डेफिनेशन देख रहे हैं कि हाँ हमें डेफिनेशन समझ में आ रही है कि भाई ये नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग, ये सब चीज़ें बकवास है। ये कुछ भी नहीं करना है हमें, केवल हमें ये जानना है कि भाई वो चीज़ है क्या, उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है, उसका आधार क्या है। बस ये चीज़ें हमें जाननी है, वो देखनी है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो भी आपके बेसिक होंगे वो पहले हम क्लियर करेंगे टॉपिक के, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि टेंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट मतलब आर्टिकल उठाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप वाक्य की संरचना ही नहीं सीख पाएंगे, जब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ही नहीं आता, तो आप किस तरीके से जो है इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो बना पाएंगे। आपको ये नहीं पता है कि सब्जेक्ट है कौन, आपको ये नहीं पता ऑब्जेक्ट है कौन, आपको ये नहीं पता है कि वर्ब क्या है, वर्ब कितने प्रकार के, हेल्पिंग वर्ब इज़-एम-आर है या वाज वर्ब है, विल शैल होती भी है कि नहीं होती है, मेन वर्ब के फॉर्म होते हैं या टाइप होते हैं। जो वो एक आपने कॉलम देखा होगा, इस तरीके से टेबल बनती है, वो क्या टेबल है, कॉलम है, क्या कहते हैं उसे, वो सेगमेंट होती है कि नहीं होती है, कितने प्रकार की होती हैं। अच्छा, किस सेगमेंट का किस पर्टिकुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हमें यही चीज नहीं पता तो हम आर्टिकल नाउन प्रोनाउन किस तरीके से पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ पाएंगे। मानना मेरा यही है कि सबसे पहले आपको क्या सीखना होगा, टेंस। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो होगा वॉइस। वॉइस आपका व्यापम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते ही हैं। अब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ज्यादा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 5-5 नंबर के 5-5 प्रश्न आपको वॉइस के मिल जाएंगे। वॉइस नरेशन उनको 25 मार्क्स भी तो कवर करना है इस हिसाब से। तो ध्यान रखना कि सेकंड टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, वॉइस होगा। और वॉइस होता क्या है, आपने हिंदी में सुना होगा, इसको कहते हैं वाच्य। वाच्य कहते हैं, तो वाच्य का मतलब क्या, हमें नहीं समझना वाच्य क्या होता है। लेकिन आपने ये सुना होगा कि राम ने रावण को मारा, रावण राम जी के द्वारा मारा गया, सुना है आप लोगों ने ये? तो क्या मुझे ये वाक्य समझ में नहीं आया जो मैंने पहले कहा, राम ने रावण को मारा या रावण जो है राम के द्वारा मारा गया, ये द्वारा लगाना जरूरी था या वाक्य को 2 तरीके से लिखना जरूरी था? इसका कारण जानेंगे, इसकी बेसिक्स जानेंगे, क्योंकि क्यों बनता है, और बहुत इजी वे में देखेंगे कि भाई इसमें किस तरीके की हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सी मेन वर्ब लगती है। एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब जो है डिपेंड किस पर डिपेंड है, टेंस। क्योंकि टेंस में आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं, और वॉइस में भी आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज है, वॉइस भी जो है वो टेंस पर ही निर्भर करता है, इसलिए टेंस सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होता है आपका, टेंस के बाद वॉइस, और वॉइस के बाद एक टॉपिक है आपका नरेशन। नरेशन आपने देखा होगा जब आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में थे, आपके पास एक क्वेश्चन आता था, 2-4 नंबर का आता था, और आप देखते थे कि उसमें कहीं दैट लग रहा है, कहीं आपका टू लग रहा है, कहीं उसमें व्हाट इफ वेदर लग रहा है, और आप लोग सोचते थे कि यार इसे किस तरीके से करना है। आपने सुना होगा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, सुना होगा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो क्या है, जिसमें 2 तरीके होते हैं। नरेशन का मतलब क्या है, तो नरेशन का मतलब होता है नरेट करना। किसी कहानी को आप क्या करते हैं, नरेट करते हैं, मतलब बताते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप उस कहानी को किस तरीके से बताते हैं, मिर्च मसाला लगाकर या फिर आप साधारण तरीके से। कैसे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सपोज कीजिए कोई घटना होती है, या कोई व्यक्ति मुझसे कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, वो आकर मुझसे कहता है, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति उस देख रहा था, और उसको जानने की इच्छा हुई कि वो जो व्यक्ति था उसने मुझसे कहकर गया, वो क्या कहकर गया। जैसे ही वो व्यक्ति जाता है, दूसरा व्यक्ति मेरे पास आता है और बोलता है कि और कैसे हो, क्या हो, हाल चाल है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य क्या था, मेन पर्पस ये था कि वो जाने कि वो क्या कह रहा था। आया और उसने बोला कि क्या कह रहा था वो। मेरे पास यहाँ 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जो उसने कहा है ना, एज इट इज मैं उस व्यक्ति को कह दूं बिना कोई बदलाव किए, वो हो गया डायरेक्ट यानी डायरेक्ट स्पीच।
ये उदाहरण बता रहा हूँ, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक तभी हम देखेंगे। और एक होता है हमारा इंडायरेक्ट स्पीच। मेरे मन में आया कि ये जो व्यक्ति है जो मुझसे कहकर गया और जो मुझसे पूछ रहा है कि इसने क्या कहा, मेरी इच्छा हुई कि कुछ मिर्च मसाला लगानी चाहिए, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स ग्रामेटिकल जो हैं उसमें जोड़ने नहीं चाहिए। मिर्च मसाला का मतलब ये नहीं है कि वहां मिर्च मसाला लगाना शुरू कर दिया, दैट मीन कि कुछ अपनी बातें उसमें जोड़ कर लगा दी। एक की दो लगाकर बोलना, अभी इस तरीके से समझिए आप, एक की दो लगाकर यानी इनडायरेक्ट वे में घुमाकर कह रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कोई कही हुई बात को अगर आप सीधे सीधे कह देते हैं किसी तीसरे व्यक्ति को, एज इट इज कह देते हैं बिना कोई बदलाव किए, वो डायरेक्ट स्पीच आता है। और जिसमें कुछ बदलाव किए हो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, यानी ये नरेशन कहलाता है। नरेट करना यानी स्टोरी टेलिंग, सुना होगा आप लोगों ने, कहानी बताना कहलाना। तो ये जो तीनों टॉपिक है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये वॉइस और नरेशन जो है ये टेंस पर ही डिपेंड है। उसके बाद ट्रांसलेटर और नरेटर में क्या डिफरेंस है ना। ट्रांसलेटर में दोस्त क्या होता है, ट्रांसलेट किया जाता है यानी अनुवाद किया जाता है, अंग्रेजी से हिंदी या किसी भी भाषा से किसी भाषा में अनुवाद करना, मतलब परिवर्तित कर देना उसका अर्थ को, ये ट्रांसलेटर होता है। और नरेशन का मतलब होता है किसी की कही हुई बात को दो तरीके से कही जाए, ये होती है हमारी नरेशन और ट्रांसलेटर। ठीक, अगर कोई भी डाउट लगे प्लीज कमेंट करते रहें, आप लोग बोलते रहें, तो मैं बिल्कुल ज़रूर बताऊंगा। और इतना तो तय है कि इंग्लिश में आपके बेसिक क्लियर तो कर दूंगा, एक मौका दो। इंग्लिश नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, अर्चना वर्मा बिल्कुल नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल आपको जो है बेसिक से बताऊंगा। अभी जब मैं टॉपिक जो है आपके पूरे क्लियर कर दूंगा, इसके बाद हम लोग टाइम शुरू करेंगे। जिसको इंग्लिश नहीं भी आती है वो बस साथ दो, सिखाना मेरा काम है, बस जो जो मैं कहूँ वो करते ना। उसके बाद हम देखते हैं जल्दी से, तो टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया। उसके बाद हमारा जो एक टॉपिक आता है आपने सुना होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या यार, ये समझ में नहीं आता कि कंडीशनल स्टेटमेंट है क्या। कंडीशन यानी शर्त, पहली चीज आप टॉपिक से ही देखिए, कंडीशन यानी शर्त, स्टेटमेंट यानी कथन, कथन यानी जो कहना। आप कुछ कह रहे हैं लेकिन किसी शर्त के आधार पर, आप कहते हैं कि यदि वो आता है तो मैं नहीं आऊंगा, यदि उसने ऐसा किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित है, पहली चीज। दूसरी चीज वहां शर्त है, दूसरी चीज क्या है वहां पर शर्त है। तो ऐसे वाक्य को कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। अगर मैं एक एक को ज्यादा डिफाइन करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन इसे कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है ऐसे वाक्य जिसमें क्या होता है कि शर्त या बाशर्ते कोई बात कही जाती है। ठीक है, पहले तुम आओगे फिर मैं आऊंगा, पहले तुम आओगे फिर मैं आऊंगा, या उसके जाने के बाद मैं आऊंगा, ये शर्त बता रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो होते हैं ये कंडीशन स्टेटमेंट होते हैं। और ये कंडीशन स्टेटमेंट जो है ये क्या होते हैं, शर्तों पर आधारित होते हैं। आपने सुने होंगे कभी, इफ सुना होगा, बिफोर सुना होगा, आफ्टर सुना होगा, एज सून एज सुना होगा। उसके बाद ये भी सुना होगा आपने जो अपना प्रोवाइडेड, इस तरीके से जो आपने शब्द सुने होंगे ना, ये सब आपके कंडीशन स्टेटमेंट होते हैं। उसके बाद हमारा आता है दोस्त नाउन। कौन आता है, नाउन भैया। ये नाउन है कौन, तो ये जो नाउन होते हैं ये नाउन केवल और केवल आप समझते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं आप लोग, नाउन कहते हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करनी है ना दोस्त। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर करना है केवल और केवल पढ़ना है, चीज़ों को जानना है, उसके आधारों को जानना है, और उसके बाद हमको क्या है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें लगाने। और मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, तो मैं आपको गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आप इंग्लिश जानेंगे भी, उसके आधार को भी यानी बेसिक को भी जानेंगे, और उसके बाद उन्हें आगे खुद से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराऊंगा, या कहीं भी से भी आप प्रोवाइड कर लो, या कहीं भी से मिल जाए। आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ना लगाओ तो आप बोलो, डैम श्योर लगा पाएंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, या पहली बार कोई इंग्लिश पढ़ रहा हो।
ठीक है। उसके बाद नाउन क्या होता है, तो नाउन मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि नाउन होता है केवल नाम। हम किसी जाति, व्यक्ति या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को नहीं कहेंगे। केवल और केवल किसी भी चीज का नाम हो जाए उसे हम कहते हैं नाउन। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, नाउन। किसी स्थान का नाम हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, नाम। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कोई नाम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। और दूसरी चीज, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, वो भी तो नाउन हो सकती है। जैसे कि गैसेस, जितने भी गैसेस के नाम है, ऑक्सीजन, क्या आप देख सकते हैं? नहीं। छू सकते हैं? नहीं। इसका कोई आकार है? नहीं। फिर भी इसका नाम है ऑक्सीजन। तो नाम होना किसी भी चीज का, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा नाउन। यानी किसी भी चीज का नाम होना। अब जैसे फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, भावनाओं के नाम, गुणों के नाम या अवस्थाओं के नाम। अब भावना ना तो आप इसे छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, केवल और केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये जब हम लोग नाउन पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे, तो इसका कोई आकार है क्या? अगर आप गुस्सा होते तो मुझे गुस्सा दिख रहा है क्या? आपकी बॉडी स्ट्रक्चर पे दिख रहा है, लेकिन क्या मुझे गुस्सा अलग से दिख रहा है क्या? नाराजगी दिख रही है क्या? बदला दिख रहा है क्या? ये सब क्या है आपकी, ये सभी आपके क्या है, नाउन है। ये हम देखेंगे। उसके बाद आता है दोस्त प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या है, ये प्रोनाउन बनाया क्यों गया था? तो ये प्रोनाउन जो है क्या होता है, इसको सर्वनाम हिंदी में कहते हैं। और लोग इसे क्या समझते हैं कि इसका स्थान, सॉरी, प्रोनाउन जो होता है ये नाउन के स्थान पर तो उपयोग होता ही होता है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू केस लगता है। अकॉर्डिंग टू केस क्या होते हैं, तीन प्रकार के केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। अब आप लोगों को ये चीज नहीं समझ में आएगी तो मैं एक तरीके से समझाता हूँ। आई वी सुना है, यू ही शी इट नेम सुना है, मी अस यू यू हिम हर इट दैम सुना है, माई माइन आर आर्स योर योर्स वगैरह इस तरीके की चीजें सुनिए। ये सब क्या है, प्रोनाउन। इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इनका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि जब कभी भी नाउन को ज्यादा बार इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर कहा जाता है कि वाक्य में क्या होता है, एक भद्दापन आना शुरू हो जाता है। अब भद्दापन कैसे, मैं बताता हूँ कैसे क्रिएट होता है भद्दापन। जैसे कोई व्यक्ति है, रमेश, आपके पास आया, मैंने कहा रमेश ऐसा है यार, रमेश वो है, रमेश ये है, रमेश वो है, रमेश फलाना है, रमेश ऐसा काम करता है, रमेश ऐसा पढ़ाता है, रमेश ऐसा पढ़ता है, रमेश, तुम क्या पागल पागल है क्या? रमेश 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 है, तो रमेश का रट लिया बिल्कुल। तो वहां पर क्या इरिटेशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है, मतलब इरिटेट होने लगता है व्यक्ति। इसी इरिटेशन और जो ऑकवर्डनेस है, इसको हटाने के लिए वाक्य में प्रोनाउन को लाया गया है कि अब रमेश को बार बार ना कहकर आपको क्या कहना है, कि वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसके पास ये, इस तरीके से। तो इस तरीके के शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। ये नाउन के स्थान पर लगता है। ये हम सब बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रोनाउन के बाद क्या आता है, प्रोनाउन के बाद आप ले लीजिए आर्टिकल। ये व्यापम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल है। क्यों है? इसको डिटरमाइनर भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में डिटरमाइनर क्यों कहते हैं? क्योंकि डिटरमाइन करता है, यानी पता लगाता है। क्या होता है कि जब कभी भी आप नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं, क्या ये नाउन के साथ लगता है, क्या ये प्रोनाउन के साथ लगता है? अरे ये होता क्या है, ए एन दा तो सुना है, लेकिन इनके अर्थ क्या होते हैं, इनके एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, इन्हें कब इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये काउंटेबल के साथ लगते हैं या अनकाउंटेबल के साथ लगते हैं, इसमें एरर किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल। ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक और बहुत प्यारा है जो कि आधार है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कौन सा टॉपिक है? एग्रीमेंट का मतलब पता है दोस्त, समझौता। किस किस का समझौता? सब्जेक्ट का और वर्ब का। लेकिन सब्जेक्ट होता कौन है, वर्ब होता कौन है, ये हम देखेंगे बाद में। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई होता क्या है वो देखेंगे। सपोज कीजिए आपके पड़ोसी और आपके बीच में कोई विवाद हो जाता है, या सपोज कीजिए कि कोई मकान या जो भी है आपने प्रेमिसेस, जो आपका जो कहते हैं कैंपस कहते हैं, या कोई बाउंड्री है जो आप खींच रहे हैं, या खेत वगैरह आपने देखे होंगे, तो दो जो मालिक होते हैं उनके बीच में एक समझौता होता है कि भाई तू तेरी जगह पर इतना काम कर सकता है, मैं मेरी जगह पर इतना काम करूंगा, ना तुम इंटरफेयर करोगे ना मैं इंटरफेयर करूंगा। इसे क्या कहा जाता है, समझौता कहा जाता है। तो वही समझौता किन दोनों लोगों के बीच में, एक सब्जेक्ट के बीच में और वर्ब के बीच में, कि भाई कैसा तू आएगा तो मैं वैसा आऊंगा। इस तरीके से कुछ कंडीशंस होंगी, मैं बताऊंगा। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद एक और टॉपिक है जो आप लोगों ने देखा होगा, ये आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? आसान भाषा में कहूँ तो एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। इसका हिंदी तो सभी को पता है, लेकिन होता क्या है? जो नाउन के या प्रोनाउन के अच्छे और बुरे के बारे में बताए, रंग के बारे में बताए, रूप के बारे में बताए, संख्या के आधार पर बताए, मात्रा के आधार पर बताए, ये सब गहराई वाली बातें हैं। लेकिन अगर मोटा मोटा आपको जानना है तो मोटा मोटा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमेशा ध्यान रखना कि एडजेक्टिव जो है वो होता है जो नाउन के बारे में बताता है। जैसे राम लड़का है, लेकिन कैसा है? अच्छा है। कैसा है? बुरा है। कैसा है? लंबा है। तो जो उसके बारे में बता रहा है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं एडवर्ब होता है। क्या होता है दोस्त? एडवर्ब। ये एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, एड प्लस वर्ब। ये वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया होता है। और क्रिया व्रिया अगर मुझे ना समझ में आए तो क्या होता है? काम। और एडी से अर्थ क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव किसके बारे में? एडजेक्टिव यानी विशेषता बताने वाला शब्द। तो जो विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? एडवर्ब कहते हैं। ठीक। उसके बाद एक टॉपिक और, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? जंक्शन सुना है आप लोगों ने? ये जंक्शन यानी आपने देखा होगा इटारसी जंक्शन, या कहीं भी बहुत सारे रेलवेज में जो होते हैं जंक्शन होते हैं। जंक्शन क्या होते हैं? मोर देन टू प्लेस या मोर देन टू ट्रैक्स को क्या है, एक ही जगह कॉमनली ज्वाइन करते हैं और फिर वहां से वितरण कर देते हैं। तो ये जो जंक्शन होता है ना, जैसे सपोज कीजिए यहाँ से आया और यहाँ कोई एक स्टेशन है, और यहाँ से फिर एक ट्रेन आई और यहाँ से एक पटरी और डिवाइड हो गई, इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है? जंक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्त? जंक्शन होता है। अब ये जंक्शन क्या कर रहा है? दो अलग अलग क्षेत्रों को या अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों को एक ही जगह जोड़ रहा है, यानी मुख्य काम इसका क्या है? जोड़ने का। कंजंक्शन का भी कार्य क्या है? कि भाई जब कभी भी दो सेंटेंसेस होते हैं, सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू, यानी कि सेंटेंस टू सॉरी, और इसको जोड़ने वाला जो कार्य करता है, यानी इसके बीच में जो जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन अ वर्ड विच जॉइंस अ टू और मोर देन टू सेंटेंसेस। ये सब हम देखेंगे, इतनी बातें ना करें, केवल और केवल कंजंक्शन का अर्थ जान लेते हैं। तो कंजंक्शन क्या होता है? जो केवल और केवल दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, या दो से अधिक वाक्यों को या शब्दों को भी जोड़ने का कार्य करता है, वैसे एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो। ठीक। ठीक। उसके बाद एक और टॉपिक है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है दोस्त प्रीपोजिशन। कौन सा है? प्रीपोजिशन। यार ये प्रीपोजिशन होता क्या है? तो प्रीपोजिशन, पहली बात तो शब्द होते हैं, छोटे छोटे शब्द होते हैं जो पोजीशन बताते हैं। लेकिन प्री क्यों लगाया गया है? प्री का अर्थ होता है नाउन के पहले इस्तेमाल करने वाले ऐसे शब्द जो दो नाउन के बीच में क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। A word which shows the relation between the noun and pronoun, that is called the preposition। ये एक अलग बात हुई, फालतू बात हो गई। फालतू तो नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन जानने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सपोज कीजिए ये मार्कर स्टाइलिश है, हाथ में रखा हुआ है। एक तो हो गया एक नाउन ये, और एक नाउन ये हो गया मेरा हाथ, ये इस पर रखा हुआ है। तो आप इसका और इसका संबंध कैसे बताएंगे? कि जो स्टाइलस है ये किसके ऊपर रखा हुआ है? हाथ पर रखा हुआ है। तो ये जो पर शब्द है, यही तो इन दोनों के संबंध के बारे में बता रहा है। ठीक है। मैं हूं यहाँ पर, क्लास के अंदर हूं। तो क्लास के अंदर कौन हूं? मैं और क्लास क्या हो गए? नाउन हो गए। लेकिन अंदर कौन है? मैं हूं। तो ये संबंध बता रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो कि क्या बताते हैं? रिलेशन बताते हैं। किस किस के बीच में दोस्त? नाउन और प्रोनाउन, या नाउन और नाउन के बीच में। उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, ये इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और पूरा हिंदी। ऐसा नहीं है कि इनका अर्थ और कहाँ कहाँ किया जाता है, उनके हिंदी अर्थ भी बताए जाएंगे, और उनका इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है। तो एक तो हो गया टेंस,
एक हो गया वॉइस, नरेशन, कंडीशन स्टेटमेंट, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, और एक और लिख लीजिए आप, क्वेश्चन टैग। ये भी पूछ लिया जाता है, वैसे इतना तो नहीं पूछते हैं लेकिन पूछ लिया जाता है, व्यापम में पूछ लेते हैं, इतना ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, एरर डिटेक्शन जो होते हैं वो इन्हीं में से निकलते हैं। जैसे कि गलतियां कर दी जाती है वाक्य में, और वो बताया जाता है कि किस तरीके से गलती है, आपको इसका 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 या किसी को भी मिलाकर आपको दे दिया जाएगा। एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है, एरर की बात की है तो एरर देख लो। वैसे एरर तो ये पूछने का तरीका हो गया, यानी प्रश्न का टाइप हो गया, यानी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जैसे कि सपोज कीजिए, सीता गो टू स्कूल, ये बहुत छोटा और मामूली सा बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको टॉपिक बताया नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली होता है क्या है कि सीता जो है सिंगुलर है यानी सब्जेक्ट है, और यहाँ पर वर्ब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है दोस्त, प्लूरल हो रहा है, जो कि क्या है, जो कि है गलत। ये नहीं आना चाहिए था, यहाँ क्या आना था दोस्त, गोज आना चाहिए। इसी तरीके से आपको कुछ मैं वर्ड्स बताऊंगा, वर्ड्स जैसे कि आप देखिएगा, जैसे आपका वर्ड है एंड, along with, together with, कुछ इस तरीके के शब्द और भी हैं, जैसे इन एडिशन टू, इस तरीके के शब्द है। जब कभी भी सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू को ऐसे शब्द जोड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और प्रोनाउन किस अनुसार लगेंगे, तो वो लगते हैं किसके अनुसार दोस्त, सब्जेक्ट फर्स्ट के अनुसार। वो हम देखेंगे, बात की बात है। सब्जेक्ट और जितने भी हमारे जो टॉपिक हैं वो हम सब देखेंगे। एरर जो है ये प्रश्न है, प्रश्न पूछने का तरीका है। किसी किसी में आपको फिलर के तौर पर दिए जाते हैं, यानी फिलअप के तौर पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 13 टॉपिक हैं जो कि पूछे जाएंगे पटवारी में। अब हम शुरू करते हैं टेंस से। और टेंस जिसका भी, चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, इससे मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि सबसे ज्यादा बेसिक चीजों में आपको बताने वाला हूँ। अब स्टार्ट करिए। पहली बात तो ये कि कॉपी पेन अभी थोड़ी देर के लिए रख देना, केवल और केवल सुनना। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो टॉपिक देखते हैं। टेंस। टेंस होता क्या है, पहले इस शब्द को देखते हैं। तो टेंस का अर्थ होता है दोस्त काल। क्या होता है, काल। सबसे बेसिक से बता रहा हूं आपको, वहां से बता रहा हूं जहां से इंग्लिश एबीसीडी ही छूटती है केवल। और इतना तो मुझे भी पता है कि हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, एबीसीडी तो सभी को आती है। अगर एबीसीडी आती है तो बस उसी के एक ऊपर लेवल पे। क्योंकि आपको मैं बेसिक क्यों बता रहा हूं दोस्त, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये है कि हमेशा ध्यान रखें कि बेसिक अगर आपने किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं किया, आपको कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिक। इसका अर्थ होता है काल। काल का मुझे अर्थ नहीं पता कि काल क्या होता है, तो काल का अर्थ होता है दोस्त समय। क्या होता है, काल का अर्थ होता है समय। ये समय क्या होता है, मतलब टेंस का कुछ समझ में नहीं आया
तो क्या होता है, टेंस का हिंदी अनुवाद जो होता है ना उसे कहते हैं काल। और काल मतलब होता है समय। अगर काल आप ना समझ पाए तो क्या होता है, समय। टेंस उसे कहा जाता है जब कभी भी आप कोई कार्य जो है किसी समय पर करते हैं और उस समय के बारे में उस वाक्य को बताना है कि ये कार्य जो है इस समय पर हुआ। जैसे मैंने कल कोई कार्य किया था तो वो क्या हो गया, बीते हुए समय पर हुआ। और मैंने कोई आज कार्य कर रहा हूं तो वो आज के समय पर हो रहा है। और हो सकता है कि मैं भविष्य के लिए मैंने कोई कार्य किया है या कुछ कर रहा हूं तो वो भविष्य के लिए होगा। यानी अलग अलग समय पर जो मैं कार्य बता रहा हूं वो क्या हो गया, हमारे टेंस में आता है, यानी समय। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो हम लोग टेंस में क्या देखते हैं बनाना, तो दोस्त टेंस में हम लोग देखते हैं, हम लोग इसमें देखते हैं सेंटेंस बनाना। क्या देखते हैं दोस्त, सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। तो देख लेते हैं सेंटेंस क्या होता है। अच्छा, सेंटेंस बनाना इसमें सीखते हैं, लेकिन हम सेंटेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस को कहा जाता है वाक्य, सभी को पता है। क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। लेकिन ये वाक्य होते कौन से, या वाक्य है कौन। तो वाक्य वो है क्या, शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं, या शब्दों के समूह जिसका कोई पर्टिकुलर अर्थ निकले, जिसका कोई कंप्लीट सेंस निकले, कंप्लीट अर्थ निकले, उसे हम कहते हैं वाक्य। दो चीजें मैं आपको लिख रहा हूं वो बताइएगा। A group of words, a group of words that is called sentence, उसे हम क्या कहते हैं, that is called sentence। या फिर एक आप इसे कहेंगे a group of words that makes complete sense is called sentence। दो परिभाषाएं हैं यहाँ पर, दो डेफिनेशंस हैं। हम देख रहे हैं टेंस, टेंस में हम किस चीज को बनाना सीखते हैं, सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल, जिसका अर्थ होता है समय, जिस मतलब समय समय के बारे में बात करना। टेंस के अंदर हम किसको बनाना सीखते हैं, सेंटेंस को। सेंटेंस किसे कहते हैं, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, या ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि पूर्ण अर्थ निकलता है, जिसका अर्थ निकलता हो। जैसे कि मैंने लिखा है राम श्याम स्कूल गो टू। ये ग्रुप ऑफ वर्ड एक सेंटेंस है, राम श्याम स्कूल गो टू। तो क्या ये सही है, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, यानी कि शब्दों का समूह है ना, एक दो तीन चार पांच, पांच शब्द हैं यहाँ पर। तो ये क्या, ये पांच शब्द जो है ये समूह तो है, क्या ये वाक्य है, लेकिन नहीं। वाक्य किसे कहा जाएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले। क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। मतलब जब इसका कोई अर्थ नहीं है तो क्या ये सेंटेंस है, नहीं है। अब ये जब सेंटेंस नहीं है तो सेंटेंस क्या होगा, तो सेंटेंस होगा राम एंड श्याम। ये बहुत बेसिक सी चीज मैं बता रहा हूं आपको, गो टू स्कूल। राम और श्याम जो है वो क्या, स्कूल जाते हैं। तो क्या अब इसका अर्थ निकल रहा है, जी हाँ निकल रहा है। तो डेफिनेशन अगर कही जाए तो कौन सी होगी दोस्त, डेफिनेशन यानी वाक्य किसे कहा जाता है, कि ऐसे शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले। अब जो मैं आपको कह रहा हूं क्या वो आपको समझ में आ रहा है, जी हाँ। लेकिन ये भी तो शब्दों का समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ निकल रहा है जिसे आप समझ पा रहे हैं, वही तो वाक्य है, वही तो क्या है, वाक्य। इसलिए ये वाली परिभाषा तो नहीं है, ये वाली परिभाषा नहीं है। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, उसे हम कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब हम देखते हैं क्या,
सेंटेंस तो देख लिया। अब हम लोगों ने देखा है कि टेंस जो होता है वो क्या होता है, टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल, या और जो बेसिक अर्थ होता है समय हमारी भाषा में जैसे हम समझते हैं। अब जो ये समय होता है, हम किस किस में सेंटेंस में हम क्या बनाना सीखते हैं, तो वो बनाना सीखते हैं सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य क्या होते हैं हम लोगों ने देख लिया, शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य। लेकिन यार दोस्त, वाक्य बनाने के लिए भी तो हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सेंटेंस बनाने के लिए एक पर्टिकुलर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है दोस्त, स्ट्रक्चर होता है। इसका एक पर्टिकुलर होता है स्ट्रक्चर। अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन करना चाहते हैं यानी सेंटेंस अंग्रेजी में बनाएं तो बनाएं कैसे, तो उसका भी क्या होता है, एक संरचना रूप होती है, उसका एक रूप होता है, संरचना होती है कि किस तरीके से आपको क्या है अंग्रेजी में वाक्यों को बनाना है। ठीक है, तो अंग्रेजी में वाक्यों को बनाया कैसे जाता है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले आता है दोस्त सब्जेक्ट। कौन आता है, सब्जेक्ट आता है। फिर उसके बाद कौन आता है, वर्ब। फिर उसके बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या ये है क्या, पहली बात। तो दूसरी चीज एस वी और ओ है क्या, इस चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझते हैं। तो समझना कि टेंस में हम लोग सेंटेंस बनाना सीखते हैं, और सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक संरचना होती है। सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट। एस फॉर सब्जेक्ट क्या होता है, एस फॉर सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट है कौन, वो हम देखेंगे। वी फॉर क्या होता है, वर्ब होता है। और ओ फॉर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो जब कभी भी आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। फिर कौन आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। फिर कौन आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आ गया कौन, सब्जेक्ट। फिर सबसे लास्ट में कौन आ गया, ऑब्जेक्ट। बीच में कौन आता है, वर्ब आता है। ये सब्जेक्ट है कौन, ऑब्जेक्ट है कौन, वर्ब कौन है। हमेशा कहीं भी आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी सेंटेंस फॉर्मेशन होगा तो सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे सबसे पहले जो आएगा वो कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आएगा वर्ब, और उसके बाद कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन ये होते कौन है, ये है क्या, वो चीज भी देखना जरूरी है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका जो सब्जेक्ट होता है उसे हिंदी में कहा जाता है कर्ता। क्या कहा जाता है, कर्ता। मतलब जो भी यहाँ काम करने वाला होगा ना, जो भी सब्जेक्ट में कौन होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब जो काम करने वाला व्यक्ति होगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने वाला कौन, मैं। अगर पढ़ने का कोई काम कर रहा है तो वो कौन है, आप। तो जो भी कोई भी कार्य कर रहा है अगर वो जो होगा वो कहाँ आएगा, सब्जेक्ट में आएगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कर्म, जिस पर या तो किसी कार्य का असर पड़ता है, जिस पर किसी कार्य का या तो असर पड़ता है या फिर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट वहां पर हो या ना हो। ठीक है, और तीसरी चीज वर्ब। वर्ब का हिंदी अर्थ होता है क्रिया। लेकिन मुझे ये क्रिया प्रिया कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं इसे किस तरीके से समझूं, तो मैं इसे समझ सकता हूं केवल और केवल काम से। किस तरीके से समझ सकता हूं, काम। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती क्रिया होता क्या है, तो क्रिया हिंदी का अनुवाद है, हिंदी में अनुवाद है किसका, वर्ब का। लेकिन ये जो क्रिया है इसको अपनी आम भाषा में कहा जाता है काम। क्या कहा जाता है, आम भाषा में कहा जाता है काम। वो हम देखेंगे। तो कोई भी कर्ता, मतलब यहाँ सब्जेक्ट में कौन आएगा, जो काम को कर रहा होगा वो यहाँ आएगा। और जो काम होगा यानी क्रिया होगी यानी वर्ब होगा वो कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। और जो ऑब्जेक्ट होगा मतलब वो काम क्या कर रहा है या उस काम का असर किस पर पड़ रहा है, वो कहाँ आएगा दोस्त, वो आएगा ऑब्जेक्ट पर। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, और फिर कौन आता है, ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखना ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है। कभी ऐसा मत कीजिएगा कि ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ऑब्जेक्ट हमने कभी कभी आगे भी देखा है, वो हम देखेंगे वॉइस में बाद में, लेकिन वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट आगे नहीं होता। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट, फिर कौन आता है, वर्ब, फिर कौन आता है, ऑब्जेक्ट। ये हमेशा ध्यान देना, और यही सीक्वेंस होगा। हमेशा ध्यान देना कि सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, यही होगा। अब थोड़ा सा अगर मैं इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को इलैबोरेट करूं, एक्सपेंड करूं, तो क्या होता है वो देखते हैं। अगर इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दूं, एक्सपेंड यानी खींच के या फैलाकर लिख दूं, तो क्या होगा, देखिए। सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट।
ये वर्ब को थोड़ा सा खींचा जाएगा, यानी सेंटेंस को थोड़ा सा फैलाकर या थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाए तो क्या क्या निकलता है। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद कौन आएगा, हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा ध्यान रखना। सब्जेक्ट के जस्ट बाद कौन आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन आता है, मेन वर्ब। अभी मैं सब बताऊंगा कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब है कौन। और उसके बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर कौन आता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर कौन आता है, मेन वर्ब, और फिर कौन आता है, ऑब्जेक्ट आता है। यानी ये हमेशा ध्यान रखना कि सब्जेक्ट सबसे पहले आ रहा था। जो हम लोगों ने सबसे बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा था वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन थोड़ा सा इस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें या इलाबरेट करके लिखें तो फिर क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा कौन, मेन वर्ब, और फिर कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। ये हमेशा ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन आता है। तो सब्जेक्ट में कौन आता है दोस्त, ऑब्जेक्ट में कौन आता है। देखिए सब्जेक्ट में आते हैं नाउन और प्रोनाउन। हमेशा ध्यान रखना, अभी तो हम लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ लिया, वो क्या है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा तो पहले आया सब्जेक्ट, फिर आया हेल्पिंग वर्ब, फिर आया मेन वर्ब, और फिर आया कौन, ऑब्जेक्ट। ये चीज, लेकिन इनमें रखना भी तो कुछ होगा ना, कुछ ऐसी चीजें बनी होगी जिसे हमें रखना होगा। तो वो रखेंगे क्या, तो सब्जेक्ट में रखा जाता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को। किसको रखा जाता है, नाउन और प्रोनाउन को। ऑब्जेक्ट में किसको रखते हैं दोस्त, तो ऑब्जेक्ट में भी रखा जाता है नाउन और प्रोनाउन को। ऑब्जेक्ट में भी किसको रखते हैं, नाउन को रखते हैं और प्रोनाउन को रखते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो यहां भी नाउन और प्रोनाउन और यहां भी नाउन और प्रोनाउन, तो इसका अर्थ क्या है, क्या दोनों जगह एक सी चीजें होगी तो फिर इसका नाम सब्जेक्ट और इसका नाम ऑब्जेक्ट क्यों रखा, वो हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले क्या चीज देखेंगे कि नाउन होता क्या है। तो नाउन आपके नजरों में आज तक हम पढ़ते आए क्या, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। लेकिन अब ये छोड़ दीजिए, अब हमको क्या याद रखना है कि जब कभी भी आपको नाउन दिखाई दे, जब कभी भी आपको क्या दिखाई दे, नाउन दिखाई दे, तो उसका अर्थ आपको समझना क्या है, नाम। मतलब किसी भी चीज का अगर नाम होगा, किसी भी चीज का यदि आपका क्या होगा, नाम होगा ना, वो नाउन है। बस इतनी सी बात, किसी भी चीज चाहे वो दिखे या ना दिखे, भले वो यहाँ उपस्थित हो या ना हो, लेकिन उसका नाम यानी नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो इसके स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, मैं बताता हूं। तो क्या इस नाउन का भी अर्थ वही है, जी हाँ, इस नाउन का भी अर्थ क्या है, वही है, यानी नाउन है। तो नाउन यहां पर इसका अर्थ क्या है, नाम, ठीक है। उसके बाद यहां पर प्रोनाउन क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, देखो मैं बता रहा हूँ। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन, फिर आता है वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा सा एलाबोरेट एक्सपेंड फॉर्म में लिखें आप, तो क्या होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद कौन आता है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के जस्ट बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट। यानी आप कह सकते हैं सबसे शुरुआत में सब्जेक्ट आता है, सबसे अंत में कौन आता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद कौन आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद कौन आता है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के जस्ट बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट। ये संरचना देखने के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के किस चीजों को रखा जाता है, तो सब्जेक्ट में रखा जाता है नाउन को और प्रोनाउन को, और ऑब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन को। लेकिन नाउन होता कौन है, तो नाउन किसी भी चीज का नाम, बस इतना सोचना, नाउन किसी भी चीज का नाम होता है। वो क्या होता है, हमारा नाउन होता है, किसी भी चीज का नाम होना। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बताता हूं क्या होती है, ठीक। आपने कभी, देखिए कभी आपने ऐसे देखी है, इज, एम, आर, या फिर आपने देखा हो हैज या हैव, देखा होगा शायद। प्रेजेंट में ये इज, एम, आर, हैज, हैव जो होती हैं। दूसरी चीज आपने कभी ऐसा देखा हो,
कभी आपने ऐसा देखा हो, वॉज, वर या फिर हैड देखा हो, या आपने कभी ऐसा देखा हो, विल या शैल, या तो आपने देखा होगा विल हैव या देखा होगा आपने शैल हैव। जो भी कुछ देखा हो, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत देखा है। तो ये जो चीजें होती हैं आपकी क्या होती हैं, ये इन्हीं को कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। क्या कहा जाता है दोस्त, हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। इज एम आर और हैज हैव जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, इज एम आर और हैज हैव जो होती हैं वो होती हैं प्रेजेंट की। उसके बाद पास्ट की होती हैं वॉज, वर और हैड। और उसके बाद विल, शैल और विल हैव और शैल हैव जो होता है वो किसके लिए होती है, फ्यूचर के लिए होती है। किसके लिए होती है, फ्यूचर की होती है। ये हमेशा ध्यान रखना, किसकी होती है, फ्यूचर की होती है। अब इनके अर्थ में आपको बताऊंगा कि अर्थ क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, लेकिन अभी ये बाद में छोड़ते हैं। ये आपने देखी हैं तो इन्हीं को कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। क्या कहा जाता है दोस्त, हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आपने कभी ये चीज देखी होगी, V1, V2 और V3 देखिए। इन्हीं को क्या कहा जाता है, मेन वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब होता क्या है, यानी जो भी आप अपनी जिंदगी में काम करते हैं ना दोस्त, एक से देखिए, हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, उसके बाद विल, शैल और विल हैव और शैल हैव। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, मेन वर्ब हमारी होती हैं जो भी आप अपनी जिंदगी में जो भी काम करते हैं, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, जो भी आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं, उन सबको क्या कहा जाता है, उन सबको मेन वर्ब कहा जाता है। वो सब आपकी कौन है, मेन वर्ब। जो भी आप क्रिया करते हैं, जो भी आप काम करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, उसी को तो मेन वर्ब कहते हैं। उसकी कितनी फॉर्म होती है, 3। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, और वो चीज क्या है कि हमेशा मेन वर्ब की जो है वो टाइप नहीं होती। मेन वर्ब की क्या नहीं होती, टाइप नहीं होती। इसके क्या होते हैं दोस्त, फॉर्म्स होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। कुछ लोग इसे सोचते हैं टाइप होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने देखा होगा V1, V2, V3, V4 और V5 भी होती है। ये होती है टोटल। लेकिन टोटल हमको नहीं देखना, हमें देखना मेन। मेन में कौन कौन सी होती है इसमें, तो मेन में हमारी होती है, एक तो होता है V1, V2, V3। जैसे कि आपने देखा होगा जाना, जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। अब गो का सेकंड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, वेंट होता है। और वेंट के बाद जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है हमारी, गोन। मतलब गो, वेंट, गोन। तो मुख्य क्रिया है कि नहीं, यानी जब कभी भी आप कार्य करते हैं, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी काम करते हैं, जो भी, वो सब हमारा क्या है, मेन वर्ब है। वो सब हमारी कौन सी वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि खाना, अगर आप खाते हैं कुछ, तो वो क्या होती है, ईट। ईट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, एट। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ईटर्न। बस इसी तरीके से मेन वर्ब कौन है, मेन वर्ब वो है जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी काम करते हैं, जो भी एक्स वाई जेड जो भी करते हैं, वो सब क्या होता है, हमारे मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य काम। मुख्य काम मतलब कि आप अपने जीवन में किस तरीके के काम करते हैं या क्या काम करते हैं, जो भी काम करते हैं वो सब हमारे क्या है, मेन वर्ब है। हमेशा ध्यान रखना। ठीक, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, मेन वर्ब हो गया। अब हमको देखना क्या है, हम लोगों को देखना है प्रोनाउन। प्रोनाउन देखना है। प्रोनाउन क्या है वो देखते हैं। तो प्रोनाउन में आप देखिएगा कि प्रोनाउन हमेशा किसके स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, नाउन के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। प्रोनाउन जो होते हैं वो केस के आधार पर होते हैं। यानी प्रोनाउन में अगर आप पढ़ते हैं या प्रोनाउन के टाइप्स आप पढ़ते हैं तो वो किसके अनुसार परिवर्तित होते हैं, किसके अनुसार विभाजित होते हैं या डिवाइडेड होते हैं, तो वो होते हैं किसके अनुसार, केस के अनुसार।
अब केस क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो केस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है हमारा कौन सा? नॉमिनेटिव केस। एक होता है हमारा नॉमिनेटिव केस। एक होता है हमारा कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस। और एक होता है हमारा पॉजिटिव केस। तीन केस होते हैं प्रोनाउन के, यानी प्रोनाउन को 3 केसेस के अनुसार यूज किया जाता है। तो प्रोनाउन कभी भी आपको पढ़ना है तो केसेस पढ़ने पड़ेंगे। केस के अनुसार प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है हमारा कौन सा? नॉमिनेटिव केस। एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। और एक होता है हमारा कौन सा? पॉजिटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, 3 प्रकार के केस होते हैं। वो हम देखते हैं अब टेबल केस में, कि प्रोनाउन तो होते हैं लेकिन केसेस के अनुसार कौन कौन से होते हैं वो चीज तो हमेशा ध्यान रखना। नॉमिनेटिव केस क्या है उसकी टेबल में आपको बता रहा हूं। नॉमिनेटिव केस, तो ये जो केस हैं ये केस सब किसके अनुसार होते हैं? प्रोनाउन जो है वो केसेस के अनुसार इस्तेमाल किए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि जो केसेस हैं वो किसके अनुसार इस्तेमाल किए जाएंगे दोस्त? प्रोनाउन जो है वो केसेस के अनुसार इस्तेमाल किए जाएंगे। पहली चीज, सिंगुलर क्या होता है? जो चीज क्या होती है? सिंगल होती है उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। और प्लूरल क्या होता है? प्लूरल यानी कि जो चीज क्या है? एक से अधिक होती है। हिंदी की तरह, ये संस्कृत की तरह इसमें द्विवचन और बहुवचन नहीं होता, केवल केवल एक वचन और सीधा बहुवचन होता है, द्विवचन नहीं होता। यानी सिंगुलर का मतलब किससे? सिंगल से, मतलब एक। अगर सिंगुलर है, एक है, तो दैट मीन सिंगुलर। और एक से ज्यादा हो गया, 2 3 4 5 6 7, हजारों करोड़ों अरबों जितने भी हैं वो सब क्या हो जाते हैं? हमारे प्लूरल हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद पर्सन पे आती है बेटा यहाँ बात, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर्सन भी होते हैं। पर्सन यानी व्यक्ति। अब कैसे व्यक्ति वो देखते हैं। तो ये जो होते हैं 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है कौन वो देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप किसी व्यक्ति से कुछ बोलते हैं, या मैं आपको कहीं मिलता हूं, आपने कहा कि यार मैंने तो इन लोगों इनको कहीं देखा है, ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लास में कहीं मैंने देखा था इन्हें। सडनली मैं आपको कहीं मिलता हूँ और आप मुझे आकर बोलते हैं कि सर मैंने आपको कहीं देखा हुआ था, और ऐसी ऐसी कोई बात है जो आप मुझसे बात करने लगे। अच्छा अच्छा, मैंने कहा कि आपने वहाँ देखा मुझे। अच्छा हाँ, मैं ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ाता हूँ, इस तरीके की चीज़ें मैंने आपको बताई। और वहाँ पर जो स्टूडेंट है उसने मुझसे बात की। सपोज कीजिए वो मुझसे कुछ कह रहा है या मैं उससे कुछ कह रहा हूँ, और जब मैं कह रहा हूँ तो वो सुन रहा है। तो जो कहने वाला होता है ना, वो कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। कौन होता है दोस्त? फर्स्ट पर्सन। हमेशा ध्यान रखना, जो कहने वाला होता है, जो क्या होता है? कहने वाला होता है, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं आपसे अभी कह रहा हूं तो बोलने वाला कौन? मैं। तो पर्सन फर्स्ट पर्सन कौन? मैं। सुन कौन रहा है? आप सुन रहे हैं, तो आप कौन हुए? सेकंड पर्सन। कौन हुए? सेकंड पर्सन हुए। और जिसके बारे में बात की जा रही है, चाहे वो कोई निर्जीव चीज हो, चाहे कोई जीवित चीज हो, कैसी भी चीज हो सकती है, वो क्या होगा? हमारा थर्ड पर्सन होगा। हमेशा ध्यान रखना, जो बोलने वाला होता है वो कौन होता है? फर्स्ट पर्सन। जो सुन रहा है वो कौन है? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही, चाहे वो कोई जीवित चीज हो, चाहे वो कोई निर्जीव चीज हो, चाहे वो हो सकता है यहाँ हो या चाहे वो ना हो, वो यहाँ मौजूद ना हो, लेकिन वो कौन है? थर्ड पर्सन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखें कि फर्स्ट पर्सन हमेशा बोलने वाला होता है, सुनने वाला केवल और केवल दूसरा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है। अब देखते हैं सिंगुलर में कौन और प्लूरल में कौन। नॉमिनेटिव केस में सबसे पहले होता है बेटा आई। आई का अर्थ पता होगा सभी को। उसके बाद होता है वी। उसके बाद कौन आता है? यू। और उसके बाद कौन आता है? यू। उसके बाद यहां पर कौन आता है? ही। फिर आता है शी। फिर आता है इट। और जो इसका थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है वो कौन होता है? दे। ये हमेशा ध्यान। तो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन कौन कौन से हैं? नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन है पहले आई, फिर वी, यू, और ही, शी, इट और दे। हमेशा ध्यान रखें।
तो सिंगुलर और प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नॉमिनेटिव केस कौन सा है? नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूँ। वो क्या है कि जो सिंगुलर प्लूरल है उसका फर्स्ट पर्सन कौन है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, या जहां कहीं भी आपने इससे पहले कभी ये देखे होंगे। तो ये सब कौन से हैं? नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन है। कौन से केस के प्रोनाउन है दोस्त? नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन है। इसे थोड़ा सा लिख लीजिए। चलिए, के बाद दूसरा केस, एक केस हो गया नॉमिनेटिव केस, एक केस हो गया हमारा कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस। तो एक केस जो मैंने आपको बता चुका हूं जिसमें कौन कौन आता है? आई आता है, वी आता है, यू आता है, यू आता है, ही, शी, इट और दे। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम या आप, यू का मतलब तुम या आप, ही लड़के के लिए लगता है, शी लड़की के लिए लगता है, और इट जो है नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव चीजों के लिए लगता है। इसका अर्थ क्या होता है? वो। और दे का अर्थ क्या होता है? वे लोग। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत से कॉम्प्लिकेशंस और थोड़े से अर्थ में भी दिक्कत होती है। उसके बाद आप नेक्स्ट टेबल इसी तरीके से बना लीजिए, और वो टेबल होगी हमारी ऑब्जेक्टिव केस की। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है तो वो देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस की टेबल में कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस की टेबल में केवल और केवल ये परिवर्तन होगा। टेबल कुछ इसी प्रकार से बनेगी जैसी नॉमिनेटिव केस की टेबल है, जिसमें क्या बताया गया है? जिसमें आपको प्रोनाउन, सॉरी, पर्सन, पर्सन के बाद सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ऑब्जेक्टिव केस की टेबल में आपको क्या क्या मिलेगा? तो ऑब्जेक्टिव केस की टेबल में आपको मिलेगा मी, प्लूरल में मिलेगा अस। सेकंड पर्सन हमेशा सेम रहता है, ये चीज ध्यान रखना। सेकंड पर्सन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो सेकंड पर्सन होता है दोस्त वो क्या होता है? सेम होता है, चाहे वो नॉमिनेटिव केस का हो या ऑब्जेक्टिव केस का हो। उसके बाद सिंगुलर में आपको क्या करना है? लड़के के लिए यूज किया जाता है हिम, और लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है हर, और जो अपना नॉन लिविंग थिंग है उसका इट का इट ही रहता है। और दूसरी चीज, दे का यहां परिवर्तित होकर यानी चेंज होकर दैम हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल में फर्स्ट पर्सन। देखिए, फर्स्ट पर्सन मी, अस, यू, हिम और इट और देम। ये टेबल जल्दी से ड्रॉ कीजिए, बनाइए। और हेडिंग जरूर डालना, हेडिंग ये डालना कि ऑब्जेक्टिव केस जो होगा वो क्या होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा? मी होगा, अस होगा, यू, हिम और इट और देम। मैं अभी सब बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन ये केवल और केवल ध्यान दे। ये हो गई हमारी ऑब्जेक्टिव केस की। अब ऑब्जेक्टिव केस, अब एक केस और है। तीसरा केस, पॉसेसिव केस।
प्रोनाउन हमेशा एक चीज ध्यान रखना, प्रोनाउन हमेशा किसके अनुसार लगते हैं, तो वो होता है केस। केस केवल और केवल तीन होते हैं। एक होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, और एक होता है पॉसेसिव केस। केवल और केवल आपको अभी ये लिखना है, समझाऊंगा कि कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल होगी और कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकती है, और किस चीज का अर्थ क्या है। ठीक है, केवल और केवल लिखना है। तो यहां पर अब जो हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो कौन सा है, तीसरा केस, पॉजिटिव केस। अब वो टेबल बना लीजिए। देखिए, अब जो है ये हमारा पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव केस देख लीजिए। पॉजिटिव केस में आपका सिंगुलर और प्लूरल वही समान रहेगा। पर्सन आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वो भी वैसे ही रहेगा। लेकिन अब देखना क्या है इसमें, देखना आपको ये है कि क्या चेंजेस होंगे इसमें। तो चेंजेस केवल और केवल किस में आएगा, प्रोनाउन में आएगा। केवल और केवल किस में आएगा, प्रोनाउन में। पॉजिटिव केस होते क्या है, एक पोजीशन वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है, पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। आपने सुना होगा कभी भी कि यार ये बहुत पॉजिटिव है, इसका नेचर बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब जो अधिकार व्यक्त करता है। आपने रेडी टू पोजीशन सुना होगा, कोई चीज तैयार है अधिकार के लिए। आपने वगैरह जब कभी भी आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं आप लोग, या फिर कभी भी ऐड वगैरह पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर हुआ, कोई भी ऐप हुआ, या कोई भी न्यूज़पेपर होता है, उसमें आप लोग देखते हैं कि जो ये फ्लैट है, रेडी टू पोजीशन है, मतलब अधिकार के लिए तैयार है। तो ये जो पॉजिटिव वर्ड है ना, इसमें आपको क्या बताया जाता है, अधिकार। अभी अधिकार क्या होता है, अधिकार वो होता है जिसमें आप बोलते हैं मेरा, तुम्हारा, हमारा, इसका, उसका। इस तरीके से जब कभी भी आप बताते हैं, भाई मेरे पिता हैं, मेरी गाड़ी है, उसकी गाड़ी है, उसकी ट्रेन, उसकी गाड़ी, इस तरीके से जब आप चीजें बताते हैं अधिकार के तौर पर, वो क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव केस। अब ये पॉजिटिव केस में दो प्रकार के हमेशा प्रोनाउन होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ये डिफाइन करूंगा, क्लियर करूंगा। जैसे कि एक होता है माय और एक होता है माइन। ठीक है, और एक होता है हमारा कौन सा, अवर, और एक होता है हमारा आर्स। सेकंड पर्सन में हमारा होता है दोस्त यू, योर और योर्स। और सिमिलर इसी तरीके से जो हमारा प्लूरल होता है वो क्या होता है, योर और योर्स। उसके बाद थर्ड पर्सन जो होता है हमारा क्या होता है, हिज, लड़के के लिए, इसका अर्थ होता है उसका। हर या हर्स, या होता है इट्स। ये नॉन लिविंग थिंग के लिए, हमेशा ध्यान रखना, इट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। और उसके बाद प्लूरल में होता है दोस्त देयर और देयर्स। देयर्स। ठीक। तो पॉसेसिव केस वो होते हैं जिसमें आप अपना अधिकार व्यक्त करते हैं, जैसे कि माय बुक। तो बुक किसकी, मेरी। ठीक है। अगर आप लोग कहते हैं कि माय बाइक, तो बाइक किसकी, मेरी। आप बोलते हैं योर कार, कार किसकी, आपकी। तो ये अधिकार व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोनाउन जो अधिकार बताते हैं, जो बोलते हैं मेरा, तुम्हारा, हमारा, इस तरीके के जो अर्थ देते हैं, जिसमें आप क्या बताते हैं, भाई उसकी चीज है, इसकी चीज है, इस तरीके से जो चीजें बताते हैं, वो प्रोनाउन कौन से होते हैं, ये होते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जितने भी आपके पहले वाले हैं ना, जितने भी जो मैंने स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं, ये और ये वाला और ये वाला, ये जितने भी होंगे, ये सब क्या होंगे, पहले लगते हैं नाउन के। अब मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता है भी नाउन क्या है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है वाक्य में। तो इसीलिए केवल और केवल जब ये जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी क्या देखना है, अभी ये देखना है कि पॉजिटिव केस जो है उसके प्रोनाउन माय, माइन, आर, आर्स, योर, योर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स और देयर, देयर्स होते हैं। ठीक। ये क्या बताते हैं, अधिकार बताते हैं। क्या बताते हैं दोस्त, अधिकार बताते हैं। अच्छा, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने सबसे शुरू में पढ़ा था वाक्य बनाने के लिए अंग्रेजी में, उसका क्या होता है, सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट।
उसके बाद कौन आता है? मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद कौन आता है? मेन वर्ब। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो मैं आपको क्या बता चुका हूं? सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ये पहले जो मैं आपको बता चुका हूं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी जो मैंने आपको नॉमिनेटिव केस बताया था, जो नॉमिनेटिव केस के जो प्रोनाउन बताए थे, तो हमेशा ध्यान रखना जो नॉमिनेटिव केस होता है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? सब्जेक्ट में। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? सब्जेक्ट में। हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन होते हैं वो सब कहाँ इस्तेमाल होते हैं? सब्जेक्ट में होते हैं। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं, जो भी हमारे कौन से केस के प्रोनाउन? ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउन होते हैं वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ऑब्जेक्ट में। ये हमेशा ध्यान रखना। कभी ऐसा मत करना कि ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल जो है आपने नॉमिनेट यानी सब्जेक्ट में कर दिया और नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल आपने किस में कर दिया? ऑब्जेक्ट में। ये कभी भी इंटरचेंज नहीं होंगे, एक दूसरे से कभी बदलेंगे नहीं। हमेशा ध्यान रखना कि जो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, जो भी था, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा? केवल और केवल सब्जेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा, इसके अलावा कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। जितने भी नॉमिनेटिव केस के जो इस्तेमाल होंगे यानी जो प्रोनाउन होंगे वो केवल कहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे? सब्जेक्ट में। लेकिन दूसरी चीज जो है, ऑब्जेक्टिव केस के जितने भी प्रोनाउन होंगे केवल और केवल ऑब्जेक्ट में ही इस्तेमाल किए जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा ध्यान रखना ये चीज कि जितने भी आप लोग जो है ये इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्टिव केस के ऑब्जेक्ट में और नॉमिनेटिव केस हमेशा सब्जेक्ट में। अभी कौन कौन से मैंने बताए थे तो मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूं। नॉमिनेटिव केस के आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये वाले जितने भी प्रोनाउन हैं ये केवल कहां आएंगे? सब्जेक्ट में। ऑल ऑफ दीज प्रोनाउन आर यूज इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अंडरस्टूड? सेकंड थिंग, और जितने भी ऑब्जेक्टिव केस के होंगे कौन कौन से होंगे? मी, अस, उसके बाद यू, उसके बाद हिम, हर, इट और दैट। ये हमेशा ध्यान रखना, ये कहां आएंगे? ऑब्जेक्ट में, यानी वाक्य के सबसे लास्ट में। तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम, ये हमेशा ध्यान रखें कि ये वाक्य के सबसे अंत वाले पोर्शन यानी ऑब्जेक्ट में आते हैं, इसीलिए इसे ऑब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। याद करने का सबसे आसान तरीका ऑब्जेक्टिव। सबसे आसान तरीका क्या है? ऑब्जेक्टिव। ये हमेशा ध्यान रखना। और कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है तो पूछ सकता है प्लीज। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? कोई डाउट? अर्चना वर्मा, राज गोपलानी, अभिषेक। कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज। ठीक। हमेशा ध्यान रखें कि सब्जेक्ट में इस्तेमाल होने वाला केस कौन सा। अच्छा देखिए, फिर से मैं एक बार आपको अच्छे से क्लियर करता हूं। हम लोगों ने शुरुआत की थी टेंस से, जिसका हिंदी अर्थ काल था, यानी समय। जिसमें हम समय समय के बारे में बातें बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस में हम सीखते क्या है? तो सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी कि वाक्यों को बनाने की संरचना, उसमें देखते हैं कि भाई वाक्य कैसे बनाया जाए। तो सेंटेंस क्या होता है? ऐसे शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? वाक्य कहते हैं। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट हो तो प्लीज पूछते जाएं। जगदीश बैरागी, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। ठीक है,
समझ में आ रहा है सभी को? लेट ज्वाइन किया है, ज्यादा कुछ नहीं निकला है दोस्त, मैं एक बार और रिकॉल कर रहा हूँ, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने इतना कुछ आगे नहीं बताया, ये बेसिक चीजें थी जो कि आप लोगों को पहले से आती होंगी, और नहीं आती होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये क्लियर इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो रूल्स आएंगे वो तो मुझे नहीं पता। समझ में अभी आया है कि नहीं आया ये बताइए, शिवांगी वैद्य। ज्यादा बेसिक तो नहीं हो गया? ये इसीलिए है क्योंकि कुछ लोगों को नहीं आता है बिल्कुल भी, और कुछ लोगों को आता है, तो ऑब्वियसली मैं मान सकता हूँ कि उनके हिसाब से वो बोरियत होगी। नहीं, मेरा एक ही चीज़ मानना है, जितने भी टॉपिक होंगे उनकी बेसिक चीज़ को ज़रूर समझा जाएगा। जैसे ए एन दा है आर्टिकल, सबसे ज़्यादा प्यारा जो टॉपिक है, लाड़ला टॉपिक है व्यापम का। लाड़ला टॉपिक इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब जब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो वहाँ पर हम लोग कन्फ्यूजन में ये होते हैं कि ए एन दा का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। ए एन दा का बेसिक अर्थ क्या होता है? सबसे ज़्यादा बेसिक अर्थ नहीं पता लोगों को। और मैं हम लोग जो है सबसे पहले इसके बेसिक मीनिंग जो होते हैं उसके, जैसे कि ए अंदा जो है वो एनी और वंस के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसी को पता भी होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पता, लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि ए एन के हिसाब से तो इसका अर्थ होता है एक या कोई, है ना। नियम तो बहुत सारे हैं जी। ठीक है, बेसिक से ही पढ़ना है, इसलिए मुझे पता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो हिंदी मीडियम होते हैं। अच्छा, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम भी होते हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम जो होते हैं उन्हें भी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश नहीं आती। उन्हें भी क्या होता है, इंग्लिश नहीं आती है। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम होने से इंग्लिश आ जाए, उनसे बेहतर होते हैं हिंदी मीडियम, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता और वो बिल्कुल नए सिरे से तैयारी करते हैं। अब बोलते हैं ना कि एक गिलास में अगर पहले से ही पानी भरा हो और वो गंदा हो, मटमैला हो, उसके ऊपर और पानी भरो तो वो क्या मटमैला होगा कि साफ होगा? मटमैला ही होगा ना। इस तरीके से क्या होता है कि जी, नॉमिनेटी केस रिपीट प्लीज। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, एक बार पूरा ही रिकॉल कर रहा हूँ। तो वो मटमैला ही होगा, पानी जो होगा वो क्या होगा, पूरा मटमैला होगा। अब हिंदी मीडियम क्या होता है कि उसे कुछ आता ही नहीं है। अब आता नहीं है तो क्या है कि जो चीजें नई नई आ रही हैं वो सब साफ आ रही है, तो वो पूरी ही चीज क्या होगी, एक साथ जुड़ती जाएंगे, उसे समझ में आता जाएगा। लेकिन जो पहले से जिसको इंग्लिश आता है वो समझ रहा है, वो क्या करेगा, वो ये होगा कि यार मैंने तो ये चीज पहले पढ़ी थी। हाँ, मैं कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ दोस्त। संदीप, एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा दोस्त, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों को अगर बेसिक नहीं आएगा तो मैं ऊपर जितना भी बताऊं, बोलते ना मकान बनाने से पहले फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, और वो भी मजबूत। अगर फाउंडेशन आपका मजबूत नहीं है तो सब व्यर्थ है। कितने माले की भी बिल्डिंग बना लो, वो सब क्या होगी, ढह जाएगी। ठीक। हम्म। देखिए, हम लोगों ने एक बार और, मैं रिकॉल कर रहा हूं, आप लोग एक बार और अच्छे से देखिए। हाँ, मैं कर रहा हूं, देखिए। टेंस, काल, समय। ठीक। हम लोग टेंस पढ़ क्यों रहे हैं, तो जो वाक्य बनाते हैं ना, हम अंग्रेजी के वाक्य बनाने के लिए सीख रहे हैं कि हमें अंग्रेजी में अगर वाक्य बनाना है, यानी इंग्लिश में हमें वाक्य बनाना है, तो वो कैसे बनेगा। इसलिए बेसिक मैं आपको यही बताऊं, सीधी बात बताऊं, कि इंग्लिश में जो सेंटेंस बनाना आप सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उसके लिए टेंस इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ठीक है, सेंटेंस होते क्या है,
आप शब्द तो बोले, शब्दों के समूह तो बोले, लेकिन क्या होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए। मैं कुछ भी बोलूं यहाँ पर आपको समझ में आएगा क्या? नहीं। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, अरबी भाषा नहीं आती है, कोई भी अन्य भाषा जो है मुझे नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, तो क्या मैं संस्कृत बोलूं और मुझे नहीं आ रहा, मैं हर कुछ बोलूं, आपको आती है, तो क्या आप समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि वाक्यों का समूह तो होना चाहिए, लेकिन जिसका कोई एक अर्थ भी हो। ठीक है, तो टेंस हम लोग पढ़ते क्यों हैं? तो टेंस केवल और केवल इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि जिससे हम क्या कर सके, अंग्रेजी में वाक्य बनाना सीख सके, यानी इंग्लिश में जो है हम सेंटेंस बनाना सीख सके। ठीक है, सेंटेंस का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी होता है। क्या होता है दोस्त? सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबसे पहले कौन आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर आता है वर्ब और फिर आता है क्या? ऑब्जेक्ट। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, कभी भी ऐसा मत करना कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाए और सब्जेक्ट लास्ट में, कभी ऐसा नहीं होता। अगर किसी के डाउट पे ऐसा आ रहा है कि वॉइस में हम लोगों ने देखा है, तो वो बहुत चीजें परिवर्तित होती है, मैं आप लोगों को बताऊंगा वॉइस में। ये चीज ध्यान रखना, होता भले चेंज है, लेकिन क्या होता है कि वो चीजें चेंज नहीं होती, कभी भी हिम आगे नहीं लगता और ना ही कभी ही पीछे लगता है, ये हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब और ओ फॉर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कर्ता कहा जाता है, वर्ब को क्रिया कही जाती है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है कर्म, जिस पर या तो असर पड़ता है या जो जो काम आप कर रहे हो वो बताता है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं तो वर्ब की दो शाखाएं खुलती हैं, यानी दो प्रकार दिखते हैं। एक तो दिखता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और एक दिखता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपने कभी देखी होगी, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, और विल, शैल या विल हैव या शैल हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। वहीं मेन वर्ब क्या होती है? जो भी आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं, जो भी काम करते हैं आप, एक्स वाई जेड जो भी काम करें, सुबह उठने के बाद से लेकर सोने तक जो भी आप काम करते हैं, वो सब क्या होते हैं? हमारे मेन वर्ब होते हैं, यानी मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट में रखें किसको, तो सब्जेक्ट में रखा जाता है सब्जेक्ट को और प्रोनाउन को, और यहाँ पर किसको रखा जाता है? नाउन, सॉरी, नाउन को और प्रोनाउन को, और ऑब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन रखा जाता है। नाउन क्या होता है? तो नाउन होता है दोस्त हमारा नाम, और प्रोनाउन क्या होता है मैंने आपको बताया। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी कि इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, हैड, विल, शैल हैव। ये हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं अकॉर्डिंग टू टेंस लगती हैं। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर और हैज, हैव। पास्ट की क्या होती है? वाज, वर और हैड। फ्यूचर की क्या होती है? विल, शैल और विल हैव और शैल हैव। उसके बाद प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, प्रोनाउन क्या बताया था कि जो प्रोनाउन होता है वो केसेस के अकॉर्डिंगली यूज किया जाता है। केसेस के अकॉर्डिंग यानी कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, तीन केस होते हैं। नॉमिनेटिव केस इज ऑलवेज यूज इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव केस इज ऑलवेज यूज इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको चीज बताई है कि नॉमिनेटिव केस इज ऑलवेज यूज इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल हमेशा 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 ध्यान रखना किस में इस्तेमाल किया जाता है? सब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि हमेशा ये ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। कभी ऐसा नहीं करना कि ऑब्जेक्टिव केस को उठाकर यहां और इनको यहां उठाकर यहां, इसलिए इनको रटना जरूरी है। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे दो चार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। उसी तरीके से मी, अस, यू, हिम, आर, इट और दैम जो है ये भी दो चार बार पढ़ोगे आप तो हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन ये होते हैं और नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन ये होते हैं। और हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि नॉमिनेटिव केस इज ऑलवेज यूज इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, वेयर एज द ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन ऑलवेज यूज इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता ही चुका हूं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये अकॉर्डिंग टू टेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मेन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं तीन, मेनली तीन होती हैं, लेकिन टोटल जो होती हैं वो कितनी होती है? 5। थैंक यू संदीप, कोई डाउट? चलिए, अब हमेशा ध्यान रखना कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कौन आता है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन आता है? मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद कौन आता है? ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखना कि यही सीक्वेंस होगा, कभी ऐसा मत करना कि ऑब्जेक्ट को आगे सब्जेक्ट को पीछे। ठीक है, इतना ही था। उसके बाद अब हम देख चुके हैं कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में पुट करते हैं नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को, वहीं पर ऑब्जेक्ट में पुट करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को। दिमाग में आ रहा होगा कि फिर पॉजिटिव केस पढ़ाया क्यों? पॉजिटिव केस में बताऊंगा आपको प्रोनाउन में कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी दो, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस हमेशा सब्जेक्ट, मैं बार बार कह रहा हूं हमेशा सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है।
अब आपको एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, वो क्या है मैं बता रहा हूं आपको। आपने कुछ देखिए, सबसे पहले अब हम बात करते हैं टेंस की, टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस में क्या होता है कि टेंस के प्रकार, प्रकार यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्वियसली सभी को पता है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्त प्रेजेंट का, एक होता है सेकंड पास्ट, और एक होता है हमारा कौन सा, फ्यूचर। इन्हीं को आप लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को ही क्या कहते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। भविष्यकाल, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार के टेंस में ये चीज ध्यान रखना है कि ये तो हो गया हमारा बेसिक जो सभी को पता है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इन्हीं के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे क्या बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो 3 प्रकार से होते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। क्या होता है, एक होता है हमारा प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर सबको पता है कि नहीं पता, वो देखते हैं। मैं आपको एक बार बता रहा हूं, आज दिन कौन सा है, संडे। तो संडे है, तो संडे आज क्या हो जाएगा हमारा, संडे के हिसाब से आज हमारा हो गया प्रेजेंट। आपने स्कूल में भी बोला होगा कि जब कभी भी अटेंडेंस लगती थी तो आप क्या बोलते थे, प्रेजेंट में। दैट मीन अभी आप उपस्थित हैं। उसका अर्थ तो उपस्थित होना, लेकिन वो आज तो है ना। तो प्रेजेंट का अर्थ आज। बीता हुआ जो कल था, यानी कल जो था शनिवार बीता हुआ, वो क्या हो गया हमारा, पास्ट हो गया, यानी बीत गया। जो बीत गया वो पास्ट, और जो आने वाला यानी कल का जो दिन है मंडे, वो क्या हो जाएगा हमारा, फ्यूचर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि टाइप्स ऑफ टेंस यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो पास्ट है जो बीत गया जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, प्रेजेंट जिसे आप परिवर्तित कर सकते हैं, फ्यूचर जिसके बारे में केवल सोचकर अपने समय को खराब करना है, यानी कि भविष्यकाल। भविष्यकाल हमेशा निर्धारित नहीं होता, कभी भी हमेशा प्रिडिक्टिव होता है, यानी प्रिडिक्ट किया जाता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। ये हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद आपने एक चीज और देखी होगी, वो क्या है मैं बताता हूं। आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ देखा है, कुछ इस तरीके की टेबल, मैं रफ बता रहा हूं, कुछ इस तरीके की टेबल देखी है आप लोगों ने, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कुछ यहां पर लिखा रहता है, यहां पर लिखा होता है। यहां लिखा होता है टेंस, यहां लिखा होता है प्रेजेंट, यहां लिखा होता है पास्ट, और यहां लिखा होता है फ्यूचर। इस तरीके की कुछ टेबल देखिए। टेबल देखने के बाद आपने देखा होगा कि इसमें कुछ होते हैं 1 2 3, ये 4 कॉलम टेबल जो भी आप कहते हैं। एग्जैक्टली इनको टेबल नहीं कहा जाता, ना ही कॉलम कहा जाता है, इसे कहा क्या जाता है दोस्त, सेगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेगमेंट। कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक में कितने होते हैं, 4, 1 2 3, 4 तिया 12, कुल कितने होते हैं, 12 सेगमेंट होते हैं। इनके हर एक के नाम होते हैं, पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्या होते हैं, हर एक के नाम होते हैं। अब ये जो नाम है वो क्या होते हैं, कैसे याद हो, या याद नहीं है तो कैसे समझे। आपको एक मैं छोटी सी कहानी बता रहा हूं, वो छोटी सी कहानी क्या है वो एक बार सुनिएगा। सपोज कीजिए कि आपने किसी चीज की शुरुआत, किसी बिजनेस की शुरुआत की है, वो क्या है, सिंपल की। और उस बिजनेस की शुरुआत आपने सिंपल क्यों की है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं बहुत बड़े पैमाने पे अगर इस पर खर्च करता हूँ, या बहुत ज्यादा अमाउंट में जो लोन लेता हूँ, तो उसे चुकाना भी, चुकाना तो है ही।
तो आप मुझे बताइए कि सपोज कीजिए कि आप किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत साधारण सी शुरुआत करते हैं। किसी भी चीज को अगर कर रहे हैं तो छोटा सा शॉप खोल लिया, तो छोटा पैमाने पे क्यों करते हैं कि अगर घाटा हो तो कम हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी चीज की शुरुआत करना मतलब सिंपल शुरुआत करना, और सिंपल शुरुआत करते हैं आप किसी भी चीज की, तो पहला सेगमेंट जो होता है वो होता है सिंपल। आपने उस बिजनेस को शुरू किया सिंपल तरीके से, और आपने क्या किया, उसे कंटिन्यू किया, मतलब लगातार उस बिजनेस को करते रहे, भले वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, फिर भी आप क्या करें कि भाई आपको पता है कि अब माता पिता जो हैं उन्होंने एक पूंजी लगा चुके हैं आपके ऊपर, और आपको पता है कि भाई अब मुझे क्या है कि करना है। आपने 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जो है बिजनेस को कंटिन्यू किया, बिजनेस को कंटिन्यू किया, लेकिन वो इतना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। 1 साल हो गया, ठीक ठाक रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, लेकिन ठीक ठाक, वो भी बहुत कम, जिससे गुजारा नहीं हो पाए। तो फिर आपने सोचा कि यार क्या करें, लेकिन आपको एक चीज बात याद आ गई कि मैंने जो है शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अब इसे रोकना नहीं है। आपको इसे क्या करना है भाई, करना है, चाहे कुछ भी हो, करना है मतलब करना है। तो आपने उस जो शुरुआत को क्या किया दोस्त, उस बिजनेस को क्या किया दोस्त, कंटिन्यू किया। तो क्या हो गया दोस्त, सेकंड सेगमेंट हो गया कंटिन्यू। अच्छा, आपको पता है जब आप किसी चीज को बार 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 करते हैं तो क्या होता है, जब आप किसी चीज को बार बार करते हैं ना तो उसमें आप निपुण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, यानी परफेक्शन आ जाता है। और जब आपको ये परफेक्शन आ ही जाता है तो क्या आप ऐसे बिजनेस को छोड़ेंगे? नहीं। या उस काम को छोड़ेंगे? नहीं। यानी आपने उस बिजनेस की शुरुआत की सिंपल, छोटी सी, और इस सिंपल सी शुरुआत को करते करते आपने क्या किया दोस्त, कंटिन्यू किया। वो बिजनेस क्या है, चल नहीं रहा था, लेकिन आपने 1 साल 1.5 साल उसको फिर भी जारी रखा। यानी आपने शुरुआत कैसी की, सिंपल, उसको क्या किया, कंटिन्यू। तो सेकंड सेगमेंट का नाम क्या हो गया, कंटिन्यू। उसको जब आप किसी चीज को बार 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 कंटिन्यू करते हैं, या उसमें कंसिस्टेंसी होती है, कंटिन्यूटी होती है, तो आप क्या करते हैं, उसमें हो जाते हैं परफेक्ट। यानी अब आप हो गए निपुण, और आपका बिजनेस भी चलने लगा बहुत अच्छा। अब जब ये बिजनेस आपका चलने लगा तो क्या आप इसे छोड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप उस बिजनेस को उसी परफेक्शन के साथ, यानी परफेक्ट, उसी परफेक्शन के साथ क्या करेंगे दोस्त, कंटिन्यू करेंगे। तो चौथा सेगमेंट का नाम क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी बिजनेस की शुरुआत कैसे की, सिंपल की। उस बिजनेस की शुरुआत को सिंपल करने का, यानी पहला सेगमेंट का नाम सिंपल। उस बिजनेस को आपने क्या किया, कंटिन्यू किया, लगातार किया, तो ये हो गया कंटिन्यूस, सेकंड सेगमेंट। जब आप किसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, लगातार करते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है, परफेक्शन। यानी थर्ड सेगमेंट का नाम होता है परफेक्ट। और ये जो परफेक्शन आ जाता है तो क्या आप उस चीज को छोड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो उसी चीज को आप परफेक्शन के साथ कंटिन्यू करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हमेशा ध्यान रखना। ठीक, तो ये 4 सेगमेंट हो गए हैं। 4 सेगमेंट किस किस में है, एक सिंपल है, दूसरा कॉन्टिन्यूस है, तीसरा कौन सा है, परफेक्ट है, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पहला सिंपल, शुरुआत सिंपल की, उसे कंटिन्यू किया, यानी सेकंड कॉन्टिन्यूस। और जब किसी चीज को आप कंटिन्यू करते हैं तो उसमें क्या जाता है, परफेक्शन। तो परफेक्ट हो गए, यानी थर्ड सेगमेंट का नाम परफेक्ट। और फोर्थ वन, जब आप परफेक्ट हो ही गए हो और वो चलने लगा है तो क्या आप उसे छोड़ोगे? नहीं। तो परफेक्ट के साथ कंटिन्यूस। ठीक है, 3 प्रकार के टेंस होते हैं, इन्हें कहा जाता है सेगमेंट। क्या कहा जाता है, सेगमेंट कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है, सेगमेंट कहा जाता है। अब इनके क्या होते हैं, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर किस में होता है, ये होते हैं हमारे बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। ठीक है, ये हम देखेंगे थोड़ी देर से। बाकी अभी थोड़ा सा रुकते हैं। एक्सक्यूज मी।